करते हैं वो करते हैं, जबकि तमाम तरह के गैर शैक्षणिक काम टीचर के लिए जा रहे हैं। परिवार पहचान पत्र के लिए उनको रोज गलियों में भटकने के लिए छोड़ दिया गया है। हम ये मांग करते हैं कि तमाम तरह के गैर शैक्षणिक कार्यों पर रोक लगाई जाए। तीसरा, इसके साथ अगला जो है हमारा जो डिपार्टमेंट है वो वेकेशन का डिपार्टमेंट है। छुट्टियां होती हैं और तमाम छुट्टियों के अंदर कैंप का गैर शैक्षणिक काम का वजन हम पर लाभ दिया जाता है। यहाँ तक कि जो विंटर वेकेशन है उन बच्चों को और अध्यापकों को, जो 10वीं और 12वीं को पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, उन्हें यह कह के बुलाया गया कि आप इनको पढ़ाओगे, और स्कूल में बुला करके दूसरे दिन फरमान जारी कर दिया कि आप परिवार पहचान पत्र का काम पहले पूरा करोगे। तो बच्चे वहां बैठे टिकू रहे हैं और अध्यापक गलियों में भटक रहे हैं। जब छुट्टियां विपरीत परिस्थितियों को लेकर की जाती हैं, बच्चों की परिस्थितियों को देखते हुए, तो ऐसे फरमान क्यों किए जाते हैं? और उसके बाद जब स्कूल का समय शुरू होता है, परीक्षा का समय आता है, तब रोज कैंप के लिए टीचर को भटकाया जाता है। हम ये मांग करते हैं कि हमारा जो विभाग है वेकेशन को नॉन वेकेशन में बदल दिया जाए, ताकि हमसे जो काम ले रहे हैं ट्रेनिंग का और पार्ट के वो लें, इसके बदले जो ईडी और सीडी के लाभ नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट को मिलते हैं वो इन अध्यापकों को दिए जाएं, ताकि ये शिकायत ना रहे कि हमसे रोज बुलाया जाता है। होता है ट्रांसफर मीटिंग, लगातार ये सरकार तब से आई कि हमारी ट्रांसफर पॉलिसी बहुत बड़ी है। पहला तो उनकी ट्रांसफर पॉलिसी का परिणाम ये है कि 6.5 पौने 7 साल होने को चले हैं, जेडीटी की ट्रांसफर नहीं कर पाए। लगातार 6 सालों के अंदर, 7 साल के अंदर लोगों की पदोन्नतियां हैं, ट्रांसफर, कुछ लोग वहां से रिटायर भी हो चुके हैं, और अनेकों स्कूल जीरो टीचर स्कूल हैं जिनके अंदर दाखिले टीचर की आईडी से होते हैं। वो आईडी टीचर की स्कूलों में जीरो टीचर स्कूल होने का कोई दाखिला नहीं हो रहा है, और लगातार MIS बंद है। और एक शर्त और लगा दी कि 1 अप्रैल को जो बच्चा 5.5 साल का होगा उसी का दाखिला होगा, और अगले साल 6 साल का जो बच्चा होगा उसी का पहली क्लास में दाखिला होगा। साथियों, एक बात समझने की है, इन्होंने इसके पहले एक लेटर जारी कर दिया कि 3 साल से लेकर के हम प्री प्राइमरी शुरू कर रहे हैं। हमें आपस में लड़ाने के लिए कि जो पोषण का काम था और उन बच्चों को संभालने का काम था वो आंगनबाड़ी का था। पहले तो आंगनबाड़ी को उकसाया गया कि आपको टीचर लगाएंगे। अब ये कह दिया कि जो छोटे बच्चे हैं 3 साल से ऊपर के बच्चे हैं वो नर्सरी क्लास में आप दाखिल कर पाओगे, उनका मध्याह्न भोजन भी दोगे, इंसेंटिव भी मिलेगा। अर्थात टोटल काम तो टीचर को करनी है, और उनको पढ़ाने के लिए जो पहले टीचर सरप्लस हैं वो तो टीचर को एडजस्ट करेंगे। 4 स्कूलों में आंगनबाड़ी है वो उनको संभाल देंगे। जो नीति कह रही है वो ये कह रही है कि 3 से 8 साल के बच्चे प्रथम फाउंडेशन के तहत NGO के माध्यम से, आंगनबाड़ी के माध्यम से या कुछ समय का प्रशिक्षण दे करके अध्यापक लगाए जाएंगे, और 3 से कक्षा 3वीं से लेकर के 5वीं तक प्राइमरी सेक्शन होगा। हमें समझने की जरूरत है, मोबाइल पे जाने की जरूरत नहीं है। और हम ये कलियत डिमांड करते हैं कि जो महकमा आंगनबाड़ी का वो उनके हवाले रहे, जो काम शिक्षण का वो अध्यापक के पास रहे, प्राइमरी से लेकर के, और जो ये शर्त लगाई जा रही है उम्र की, इसको घटाया जाना चाहिए, इस पत्र को वापस किया जाना चाहिए। अगर कोई बच्चा 2 अप्रैल को 5.5 साल का होता है उससे दाखिले का अधिकारी सरकार ने छीन लिया है। तीसरा, जो ट्रांसफर पॉलिसी की जो मुख्य मांग हम बार बार कर रहे हैं कि पहला बिंदु आ चाहिए बच्चे को शिक्षक मिले, प्रत्येक कक्षा को और प्रत्येक विषय का शिक्षक मिले, और दूसरा उस शिक्षक की भी संतुष्टि हो, उसके नियरेस्ट हो। हर साल, हर तो साल भी नहीं, सितंबर में ट्रांसफर हुए, सभी को ये बरकरार दिया जाता है कि आज ट्रांसफर होंगे। 1 महीने से MIS पूरा करवाने का काम कर रहे हैं, जबकि बच्चों के दाखिले का MIS आज भी शुरू नहीं हो पाया है। ये कैसी सरकार रैशनलाइजेशन कर रही है? और 6वीं से 8वीं जो शिक्षा अधिकार नियम कहता है कि 1 से 35 का मैक्सिमम रेशियो होना चाहिए, ये कह रहे हैं 1:50 पर 1 टीचर दिया जाएगा। 6वीं से लेकर के 12वीं तक 1:50 के रेशियो में रैशनलाइजेशन की जा रही है, और कह रहे हैं टीचर इतने उपलब्ध हैं। ये टीचर इतने में उपलब्ध नहीं रहेंगे, रोज रिटायरमेंट है। जब आप कौशल रोजगार निगम से भर्ती कर सकते हो तो रेगुलर भर्ती क्यों नहीं हो सकती? और इसके साथ ये भी है, जो कौशल रोजगार से 4 महीने से लगे हुए हैं
अगर कोई मुखिया 1 तारीख को बिल नहीं बनाता है तो पर डे के हिसाब से पर वर्कर सरकार से वो 50 रुपए वसूल करता है फाइन के रूप में। और आज लगभग 4.5 महीने हुए उन कर्मचारियों को वेतन मिले। उस ठेकेदार को जो ये कंपनी बनी है HK हरियाणा कौशल रोजगार निगम, वो 4.5 साल से पैसे ले लेके अपने पास बैठे हुए हैं, वो कर्मचारियों को कोई फाइन नहीं दे रहा है। 18% वो सरकार से GST ले रहे हैं, जो बिल बन रहे हैं उस कर्मचारी को कोई GST नहीं दिया जा रहा है। ऐसा अन्याय क्यों? ये सीधा सीधा ये है कि अपने जो लगे बगे कारपोरेट को सरकार पोषित कर रही है, शिक्षा के बजट को उनके हवाले कर रही है, कह रही है ठेकेदारी को खत्म कर दिया और हमने अपने खुद सरकार ठेकेदार बन के बैठ गई। जब सरकार को पैसा ट्रांसफर करना है तो जैसे और कर्मचारियों का बिल बनता है उनका बिल बने जो बनता है। और हम तो ये मांग करते हैं कि जिनका विभाग नियमित है तो अनियमित भर्ती क्यों की जाए। जो कच्चे कर्मचारी लगे हमारे विभागों में तमाम, चाहे वो अतिथि अध्यापक हैं, चाहे कौशल के हैं, चाहे कंप्यूटर टीचर हैं, चाहे अन्य जो भी टीचर लगे, तमाम को नियमित करते हुए शेष सभी जो खाली पद हैं उनको तुरंत भरा जाए। लंबे समय से पदोन्नति की मांग की जा रही है। साइंस टीचर का बड़ा कोटा बता रहे हैं और साइंस टीचर की पदोन्नति की जा रही है। बहुत से काबिल अध्यापक बैठे हुए हैं, लेकिन बार बार समस्या एक ही लगा देते हैं। अभी 2017 वाले स्थायी जिला देंगे, फिर प्रमोशन करेंगे, उसका कोर्ट में स्टे है। ये लंबी लटकाने की प्रोसेस है इनकी। जब ये ट्रांसफर करने पर आते हैं, पिछली बार तमाम वर्गों के टीचर ने पूरा विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन इन्होंने जो अपनी करनी थी, एक स्कूल में 3 साइंस के लेक्चरर रह गए जहाँ साइंस फैकल्टी नहीं थी, और जहाँ साइंस टीचर की जरूरत थी वहाँ एक भी, जहाँ बच्चे हैं वहाँ टीचर नहीं गए, जहाँ टीचर है वहाँ बच्चे नहीं है। ये हालत खड़ी कर दी शिक्षा महकमे को बंद करने के लिए। पदोन्नति की जाए, ACP के नाम पर बड़ा प्रताड़ित किया जा रहा है। नए नियम लागू कर दिए और नए नियमों को अलग अलग जिले में अलग अलग प्रकार से डिफाइन किया जा रहा है। जब लगातार बैठकें हो चुकी हैं, ये तमाम साथियों के अंदर फूट डालने का प्रयास है। साथियों इसको समझते हुए तमाम प्रकार के पदों का व्यवहारिक रैशनलाइजेशन करते हुए पदों को बनाया जाए। और जो बच्चों की प्रोत्साहन राशियां हैं, लगातार 3 साल से देख रहे हैं, ना उनका वजीफा भत्ता आता है, ना उनकी भर्ती की राशि आती है, ना स्टेशनरी की। जिस बच्चे का दाखिला हो चुका है उसकी वार्षिक निधियां 1 अप्रैल से उसके खाते में डलनी शुरू हो जानी चाहिए, ताकि वो वर्दी खरीद ले, स्टेशनरी खरीद ले, बैग खरीद ले। और किसी प्रकार स्कूलों की जो निधियां हैं 1 से 8 पर फंड मिले थे, वो निधियां भी नहीं आ रही है। तमाम प्रकार के बजटों में बड़ी देरी है, जिसके कारण भ्रष्टाचार को खुला बढ़ावा मिलता है। और एक जो हमारे लंबे समय से मांग चल रही है, पलवल और फरीदाबाद का विभाजन हुआ, भिवानी से चरखीदार जिला बना और गुरुग्राम और नौ का विभाजन हुआ। यह एक नियम है कि जब भी किसी के 2 भाग होते हैं तो ऑप्शन लिए जाते हैं दोनों तरह के टीचर से। आप इस जिले में रहना चाहते हैं, इस जिले में सरकार ने यह कह रही है कि 0 टॉलरेंस। भिवानी और चरखीदार के लगभग 12 अध्यापकों को समायोजित कर दिया, जिन्होंने इधर से आने वाले ने 50,000 दिए और इधर से जाने वाले ने म्यूचुअल ट्रांसफर के नाम से एक पोस्ट के लिए 1 लाख रुपए खुले लिए गए। और जो नहीं दे पाए वो आज ही प्रताड़ित हैं जिला पाने के लिए। हम ये मांग करते हैं कि इन तीनों जिलों के जो ट्रांसफर ड्राइव से पहले ऑप्शन लेने का जो काम बनता है वो पहले लिया जाए, ताकि वो अपने जिले में सही स्टेशन ले सके। नए पदों का सृजन, जो पद बनते हैं वर्तमान संख्या के अनुसार, उन पदों को सृजित करते हुए शीघ्र भर्ती हो, शक्तियों का भी केंद्रीकरण किया जाना चाहिए। जब से सरकार आई है तमाम शक्तियां CM के पास है। इवन सिंगल डेपुटेशन भी टीचर का बिना CM की मर्जी से नहीं होता है। और DO और BO और DW की बात दूसरी है, डायरेक्टर भी किसी को डेपुटेशन के लिए यस नहीं कर सकता है। और हालत यह है कि जिसको बदलना हमें CM को, डायरेक्टर का स्कूल में कोई पद नहीं है। प्रिंसिपल को हाई स्कूल में डायरेक्टर बना के बैठा दिया मैनेजमेंट का। जिसको लेके आना है अपने लगे पदों को, उनको तो पूरी छूट है।
चाहे स्कूल में पद है चाहे नहीं है, उसको नया पद क्रिएट करके उसके ऊपर बिठा दिया ताकि वो ठीक ठाक सेवा दे सके और अपनी जो जिस स्कूल में जो बजट आया हुआ है उसको अपने यहाँ तरीके से बटोर सके। एक ये जो बेंच की मांग चल रही है लगातार, फील्ड डरा हुआ है, अधिकारी भी डरे हुए हैं। 2 अधिकारी अभी जेल में, बीओ और डीडब्ल्यूओ और उनके बीओ ताउलों के न्यू ब्लॉक के ज्वाइंट बेंचों खरीद के लिए जब इन्होंने 3 एजेंसियां निर्धारित कर दी, रेट का कोई ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, खरीदनी 3 में से है, तो 300 को प्रचारित क्यों किया जा रहा है? सरकार सीधा खरीद के स्कूलों में भेज दे डिमांड लेकर के, क्यों मुखिया को परेशान किया जा रहा है? तमाम तरह की डाक है, अब सोशल मीडिया पर डाक मांगी जाने लगी। पहले तो ईमेल होती थी, अधिकारी पत्र व्यवहार होता था, अब रात को 10 बजे अर्जेंट अभी बना के भेजो। अब मुखिया के पास आदमी मुखिया टीचर को परेशान करता है और टीचर सोचता है कि मेरे को मुखिया परेशान करे अनावश्यक। ये सरकार लगातार टीचरों को प्रताड़ित कर रही है, पढ़ाने के काम से दूर हटा रही है। इन मांगों को लेकर के हम ये अनशन हमारा शुरू कर रहे हैं। बाकी भी बहुत सी मांग है कि सिटीजन चार्टर में जिसका पहले आया है यहाँ पर मामला वो पहले हल हो, लेकिन यहाँ तो जो है सुविधा शुल्क देने वाले का पहले हो जाता है, जो आगे नहीं संभालता उसकी फाइल पड़ी रहती है। सालों साल उत्पीड़न के मामले लटकते रहते हैं, जिसकी एक बार चार्जशीट होगी 10 बार स्पष्टीकरण दे लेते हैं, फिर भी लटकता रहता है। और अगर इनके खिलाफ बोले तो एक उदाहरण साथी हमारे बीच बैठे हैं और एक कैथोनी हमारे देवी के साथी हैं, उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगाया हुआ है। ऐसे अनेक उत्पीड़न के मामले हैं जो लंबे समय से लंबित हैं। हम ये मांग करते हैं तमाम प्रकार की उत्पीड़न की कार्रवाइयां शीघ्र वापिस ली जाएं और ये जो ओछे हथकंडे लगा करके उत्पीड़न करने की जो मंशा है सरकार उस पर रोक लगाए। इन मांगों को लेकर के हम आज से अनिश्चितकालीन कर्मिक अनशन शुरू कर रहे हैं और जिस जिस जिले की बारी होगी हम उनको एक दिन पहले अवगत भी कराते रहेंगे और हमारा यमुनानगर जिला उसमें बढ़ चढ़कर आपका सहयोग करेगा। एक टीम वहां लगी हुई है आपका परमानेंट ठिकाना बनाने के लिए, टेंट वगैरह की जो टुकड़ी वगैरह जो है वो कर रहे हैं, वहां साथी तैयारी कर रहे हैं क्योंकि 5 बजे आज हमारा वहां अनशन शुरू होना है। तो इस अनशन को हम लगातार जारी रखेंगे, जनता के बीच जाएंगे, नामांकन बढ़ाने का काम करते हुए हम इस आंदोलन को आगे लेके जाएंगे। जब तक ये शिक्षा सरकारी क्षेत्र में नहीं बचेगी, निःशुल्क और अनिवार्य नहीं होगी, तमाम प्रकार की ढांचागत सुविधाएं नहीं होंगी, तब तक अध्यापक संघ इस आंदोलन को जारी रखेगा आप सभी के सहयोग से। और मैं इस आज के मास डेपुटेशन को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करूंगा हमारे पूर्व राज्याध्यक्ष, वर्तमान में जन शिक्षा अधिकार मंच एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ को जो सेवाएं दे रहे हैं साथी जर्नैल सिंह जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे आह्वान करूंगा वो आए और इस आंदोलन को सपोर्ट करते हुए हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। साथी जर्नैल सिंह जी साथियों नारों के साथ का स्वागत करेंगे। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जन शिक्षा अधिकार मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जन शिक्षा अधिकार मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथी जर्नैल सिंह जी टेप मार दे फिर। हाँ लगा। आदरणीय राज्य अध्यक्ष धर्मेंद्र डांडा जी, प्रभु जी, सतवीर गोयल जी, रामपाल जी, सर्व कर्मचारी संघ राज्य महासचिव नरेश जी, किसान सभा के राज्य सचिव महिपाल चमरोड़ी जी और समाज। कई बार आप यहाँ धरना प्रदर्शन देकर शिक्षा मंत्री को मांग पत्र सौंप चुके हो। हर बार ऐसा ही होता है कि शिक्षा मंत्री एक डेट दे देता है, चंडीगढ़ आ जाओ, अधिकारियों को बुला लूंगा, बातचीत हो जाएगी। मैं ये प्रोसेस लगातार देख रहा हूं। अब हमारी समझ में यह नहीं बात आंदी कि भाई शिक्षा मंत्री महोदय कितनी बार बुलाओगे हमें वहां पर चंडीगढ़, वही मांग पत्र है, वही बातें हैं, तो क्यों नहीं इनका समाधान करते? या तो बैठ के समझा दें कि ये मांग जायज़ नहीं है, जो जायज़ है उनको माना जाना चाहिए।
सबसे पहले तो मैं रिटायर कर्मचारी संघ की तरफ से आपकी इन सभी मांगों का जो अभी महासचिव ने आपके सामने रखी है समर्थन करता हूं। दूसरी बात कहना चाहता हूं कि ये मांगों और सरकार इनको समझने की जरूरत है, क्योंकि मांगे जो है शिक्षा को लेकर हम चाहते हैं सभी को शिक्षा मिले। सरकार की नीयत यह है कि अभी तक जो शिक्षा मिल रही थी उसको खत्म कैसे किया जाए, और इसीलिए नई शिक्षा नीति 2020 लेके आए, क्योंकि इनको डर लगता है सवाल से कि जितने ज्यादा शिक्षित होंगे उतने सवाल करेंगे। और सवाल क्यों करेंगे? सवाल इसलिए करेंगे क्योंकि असमानता बढ़ रही है, शोषण बढ़ रहा है, दमन बढ़ रहा है, और ये जो गैप है छोटे का और बड़े का ये बढ़ रहा है, तो ये सवाल किया जाएगा। और सवाल से ये सरकार घबराती है, इसीलिए फिर ये दमन पर उतराती है। बल्कि मेरे को तो ऐसा लगता है कि इन्होंने झूठ का राष्ट्रीयकरण कर दिया, नेशनलाइजेशन झूठ का, क्योंकि झूठ टोटली झूठ चल रहा है। जब से 2014 सत्ता में आए सेंटर में और स्टेट में, तब से इनके झूठ के भाषण सुन लो, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे अपराध की बात हो, महंगाई की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो। उस झूठ में बढ़ावा देते देते यहां पहुंच गए कि जब भी मुद्दों की बात होती है तो नया मुद्दा छेड़ देते हैं जो मुद्दा होता नहीं। कहीं बुलडोजर चल जाते हैं, कहीं प्रदेश को मतलब जो स्टेट राज्य है उन राज्य को यूनियन टेरिटरी में बदल दिया जाता है, और फिर बात आवेगी तो हिंदू मुसलमान छिड़ जाता है, नहीं तो स्वर्ण दलित तो है ही। तो आज के दौर में जब हम बात कर रहे हैं शिक्षा की, सरकार ने इस शिक्षा को, इस मुद्दे को हटाने के लिए अब नए नए जो शिक्षा नीति 2020 के नाम पर लेके आए हैं। एक तो बात ये छोड़ दी मांग पत्र में, शायद क्योंकि मांग पत्र में लंबी बातें हो जाती, कि गुरुकुल शिक्षा दी जाएगी अनिवार्य, और 3 साल के बाद शिक्षा शुरू होगी। पहले गुरुकुल शिक्षा पहली और दूसरी को कैच द चाइल्ड फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड, के बच्चे के दिमाग में शुरू से ही जहर घोलना शुरू कर दो। ये जा रहे हैं, ये जो कुछ जा रहे हैं ये जहर घुले हुए जा रहे हैं। इनको बेचारों को पकड़ा दिया, 5-7 हजार रुपये इनको दे देंगे और ये दिन रात यही करते फिरेंगे। इनके रोजगार की चिंतन, शिक्षा की चिंतन, क्योंकि ब्रेन वॉश इनका कर दिया। अब ये जो सरकार कर रही है गुरुकुल शिक्षा के नाम पर क्या करना चाहती है? गुरुकुल शिक्षा के नाम पर केवल उनके दिमाग में जहर घोलना, और जहर घोल कर यही सिखाना कि तो हमारे दुश्मन है ना, इस देश में मुसलमान दुश्मन है। अभी जो लगातार एक बात चल रही है, आपका जो सिलेबस है, जो चैप्टर काट दिए गए इन्होंने, जो इतिहास को ये मिथ है, मतलब यानी झूठ का इतिहास नया लिखना इतिहास नहीं होता, झूठ तो मिथहास होता है। जो झूठ ये घड़ रहे हैं उसमें सुन के हैरानी होती है। अभी कल परसों की बात, हम हिसार में थे, जो रिटायर कर्मचारी हैं वहां पर जोनल मंडल स्तर पर धरना था हमारा, हजारों लोग थे। तो आते एक आदमी कह रहा कि जी ये जो ताजमहल है ये तो कोई तेजा नाम का कोई राजा था और उसने बनाया है, तेजो में मंदिर है, ये तो ताजमहल नहीं है। मैं बहुत अच्छी बात है भाई, इस तरह लाल किले को भी कह देंगे, क्योंकि इसके ऊपर भी कोई और रंग पोत का है। ये भी आज हमारे जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री जो ऊपर चले गए, अब ये भी शायद ये लाल किला भी इन्होंने बनाया। क्योंकि सारा का सारा जो झूठ का फैलाव है वो इस प्रकार जहर घोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में हमें लगता है ये देश भी बचेगा नहीं बचेगा। ये जो इतिहास जिसको हटाने की बात कर रहे का, मुगलों का इतिहास का, मुगल बहुत पढ़ लिए, कह रहा निको ये टीपू सुल्तान क्यों पढ़ाया जा रहा? मैं वाह भाई, तुम्हें टीपू सुल्तान के बारे में जानकारी है कुछ? नहीं कह रहे का ये मुसलमान था, मैं किसके खिलाफ लड़ा यो? का ये तो नहीं पता, महा यो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा टीपू सुल्तान। और सबसे पहले पूरी दुनिया में रॉकेट का विस्तार करने वाला टीपू सुल्तान है। अब बता निकाल दो भाई, ये भी तुम्हारी उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, जिसको हम विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं।
कभी रॉकेट का विस्तार करने वाला, मतलब आविष्कार करने वाला भी भारत है। और फिर उसी युद्ध की जब बात करें तो उसका सपोर्टर कौन थे अंग्रेजों के, वो जानते हैं, हमारे अध्यापक बैठे हैं बीच में। अभी इतिहास में जो बातें आ रही हैं बड़ी हैरानी होती है। आप लोग जानकारी पढ़िए उनको, जिस प्रकार से गुमराह कर रहे हैं ये। उसमें महाराणा प्रताप जी के हमारे यहाँ भी कई बोर्ड लग गए, कई जगह चौक हो गए महाराणा प्रताप चौक। अच्छी बात है भाई, नाम है इतिहास में, महाराणा प्रताप लड़े थे अकबर के खिलाफ, लेकिन अकबर का सेनापति कौन था? राजा मान सिंह। और इसका महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? हकीम सूर खान। तो भाई ने पूछा फिर वो हिंदू मुसलमान की लड़ाई थी या किसकी लड़ाई थी? वो राजाओं की लड़ाई थी। नवाब हो चाहे राजे हो, राजे उनकी लड़ाई थी वो। तो इसको हिंदू मुसलमान की लड़ाई के तौर पर पेश क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए साथियों, ये जो चाणक्य की बात करते हैं, मैंने देखा कुछ स्कूलों में चाणक्य की बड़ी फोटो लगी, बड़ी लंबी सी चोटी है और लगा रखा बोर्ड पे। अब ये चाणक्य किसका था भाई? ये चाणक्य भी राजा का ही था। राजाओं के लिए बात कर रहे हैं, राजा कैसा होना चाहिए, कैसे जनता को बेवकूफ बनाकर उसके ऊपर राज किया जा सकता है। तो यही है वो लोग जो जनता को मूर्ख बनाकर ये सोचते हैं कि तुम तो कभी हट ही नहीं सकते। और हमारा कहना क्या है, सत्ता कोई भी हो, नीतियां किसके लिए बन रही? नीतियां बन रही बड़े बड़े सेठों के लिए, और हमारे पर हमले हैं। अभी एक बात आ रही थी अहमद, इसमें यूपी में एक हवाई अड्डे का उद्घाटन करा प्रधानमंत्री महोदय ने। वहां ये कह रहा था कि मैं ये चाहता हूं कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी जहाज में सफर करे। तो आएगी ना, हवाई चप्पल पर भी जीएसटी लगी, बच्चों के जो किताबें कॉपी पेंसिल है इन पर भी जीएसटी लगी। तो सारा कुछ ये जीएसटी लगाकर इनको लूटा जा रहा है और ऊपर उड़ाया जा रहा है। अब कह दे बात चोर है, लूटने वाला तो चोर ही होता है, जो चोर कह दे तो प्रधानमंत्री, दिक्कत हो जाती है। एक बात और कहना चाहता हूं, मैं लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि आपके मुद्दे हैं, लेकिन जुड़े ये भी हैं। अभी जो एक बात जोर शोर से चल रही कि आप स्कूलों के लिए बजट क्यों घटाया जा रहा? क्या शिक्षा में बजट नहीं बढ़ाया जा सकता? आपका ये जो इनकम टैक्स पे आप करते हो, इसके ऊपर सेस लगता है, एजुकेशन सेस। उस एजुकेशन सेस पर जो पैसा इकट्ठा रहा वो कहां जा रहा? क्या ये सवाल नहीं है हमारा? पेट्रोल और डीजल पर, पेट्रोल पर 5 रुपए लीटर टैक्स लगता है, उसका नाम भी सेस दे रखा रोज ये सड़कें बनाने के लिए। और 2 रुपए पर लीटर डीजल के ऊपर लगता है। 2,70,000 करोड़ रुपया सरकार इससे इकट्ठा करती है। 2,70,000 करोड़ रुपया कहां जा रहा है भाइयों? सड़कें कौन बना रहे हैं? सड़कें बना रहे बड़े कारपोरेट। मैं तो इनको कहूंगा ये सड़क गुंडे हैं, क्योंकि सड़कों पर बैठा दिया, लठ लेकर आप निकलोगे वहां से दे दो भाई टैक्स। यही होता था पहले भी, कोई लूटने वाला ऐसी तो करते थे, लठ लेकर बैठ गए बस लूटो इनसे। तो ये सड़क के ऊपर गुंडे बैठा दिए, टोल टैक्स। जब 2,70,000 करोड़ वहां से आ रहा और 34,778 करोड़ रुपया ये टैक्सों से वसूल, ये टोल टैक्स के नाम पर वसूल रहे, तो भैया कितना टैक्स वसूल लोगे हमारे से? तो इसलिए ये जो यूजर टू पे वाली जो पॉलिसी लेके आए थे 2000 में, वो लागू है। ये शिक्षा देना चाहते, 80% बच्चों को शिक्षा विहीन करना चाहते हैं। इसलिए मैं अध्यापक संघ को मुबारकबाद देता हूं कि अध्यापक संघ लगातार ये लड़ाई लड़ रहा है। और ये जो नए नए परिवर्तन जो कोरोना काल में ये कह करके बच्चों के ऊपर बोझ ज्यादा हो गया पढ़ाई का, वो पढ़ाई के बोझ में से चैप्टर कौन से निकाल ले? यही तो निकाला उसमें से कि डेमोक्रेसी क्या होती है, ये विविधता में एकता क्या होती है। मतलब जो हमारे संघ और ये जो संघवाद है, इसको निकालकर ये एक राजशाही स्थापित करना चाहते हैं। और अब तो सीधे तौर पर आगे कि वर्ण व्यवस्था बहुत ठीक है, ये लागू करेंगे, इसी हिंदू राष्ट्र बनावेंगे। बना लो भाई, हिंदू राष्ट्र यहाँ बैठे, इन मजे कितने ने हिंदू मानो, तुम कितने ने नहीं मानते, क्योंकि इनका हिंदू कोई और है और राष्ट्र में तो हमें प्रजा बनाना चाहते हैं। ये जो नागरिक अधिकार है हमारा एक वोट का, ये भी छीनना चाहते हैं, क्योंकि पहले ये अधिकार नहीं था, संविधान ने दिया। इसलिए साथियों बताना चाहता हूँ, शिक्षा बचाओ देश बचाओ को लेकर अभी भी दिल्ली में बड़े का अभियान जारी है। 30 अप्रैल को वहां भी हम जाएंगे। तो शिक्षा को लेकर आपने लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। ये जो लोग आज सवाल करने लगे, हम सवाल करने लगे क्योंकि हमारे पास शिक्षा आई,
तब हम सवाल करते हैं। यदि शिक्षा न होती तो क्या सवाल कर लेते? तो नहीं तो फिर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देकर उनको लूटा जा सकता, उनका वोट लूटा जा सकता है। 2000 रुपये किसान को देकर किसान सम्मान निधि, किसान का वोट भी लूटा जा सकता है। और अब तो क्लियर हो गया, सतपाल मलिक ने क्लियर ही कर दिया कि ये क्या कर रहे हैं, देश के जवानों को शहीद मरवा कर और ये वोट लेते हैं। तो ये है डंडोरची और झूठ बोलने में, झूठ, लूट और फूट, इनकी नीतियों से बचने के लिए आपको संगठित होकर, शिक्षित होकर और भैया संघर्ष और तेज करना पड़ेगा। जो अध्यापक संघ ने निर्णय लिया है निश्चितकालीन धरने का, मैं उसका समर्थन करता हूँ। जय एकता, जय संघर्ष। धन्यवाद साथी। बहुत बहुत धन्यवाद जरनैल सिंह जी का। और ठीक कह रहे हैं जरनैल सिंह जी, ये कहीं ना कहीं जड़ एक ही जगह पे है सारी की सारी, प्राइवेटाइजेशन में। चाहे वो महकमों को बेचना उनका प्राइवेटाइजेशन है या अपनी पेंशन का प्राइवेटाइजेशन है। और अलग अलग हम बहुत बार लड़ लिए। जींद की आपकी ऐतिहासिक रैली अभी आप पीछे करके आए हो, हम हर रोज लड़ते हैं, लेकिन इनका समाधान व्यापक एकता में ही होगा। उसी व्यापक एकता के आह्वान के साथ हमारे बीच में सर्व कर्मचारी संघ के महासचिव जी आए हुए हैं, वो अपनी बात रखेंगे अभी। पर उससे पहले ये हम सब तक सूचना है और हम कहीं ना कहीं मीटिंग कन्वेंशनों में इसके निर्णय लेते हुए प्रक्रिया में शामिल रहे हैं कि 28 मई को जींद में एक बड़ी रैली रखी गई है सर्व कर्मचारी संघ की। और वो रैली अध्यापक संघ की रैली है, वो स्कूलों को बचाने की रैली है, वो शिक्षा को बचाने की रैली है, वो ये सिलेबस को जो कट रहा है उसको बचाने की है, वो चिराग को हटाने की है। उसके लिए हम तन मन धन से अपनी तैयारियां करेंगे। ये पक्का मोर्चा भी पैरेलल चलेगा। इसी के साथ हम आह्वान करते हैं महासचिव नरेश कुमार जी का, वो अपनी बातचीत रखेंगे। बात है, ये भी सर्व कर्मचारी संघ का इतिहास है। अपनी मांग सुने बगैर, अपनी मांग दिए बगैर कोई भी सरकार चुनाव में जाने की स्थिति में बची नहीं आज तक। और अपने से टकरा के जो चुनाव में गया, ये भी गारंटी है वो दोबारा कुर्सी पे नहीं बैठ पाया, यह भी पक्की बात है। आप खट्टर साहब ने दोबारा चंडीगढ़ का नहीं जान जोगे, छोड़ने को नहीं। अगर यह रैली आप मजबूत कर गए तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए साथियों, जरूरी है आप 28 मई की जो जींद में रैली है सर्व कर्मचारी संघ में, उसको सारे साथी मिलकर मजबूत करेंगे। सभी साथी अपने स्तर पे काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद साथी नरेश जी का। साथियों, जो साथी ने कहा है, मैं हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ की ओर से सर्व कर्मचारी संघ को यह आश्वासन देता हूं कि जो हमारी रैली 29 दिसंबर की अध्यापकों की थी, उससे ज्यादा संख्या में शिक्षक उस रैली में 28 मई की रैली में पहुंचेंगे। ये हम आपके बल पर ये विश्वास दिलाते हैं। दूसरा, जो ये सरकार की बात कह रहे हैं, इतनी संवेदनहीन सरकार है। पीटीआई को एक इलेक्शन आया था, बाई इलेक्शन, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि आपके चूल्हे नहीं बुझने दूंगा। आज 1050वां दिन है। आज के दिन वो लोग हर जिले पर तड़प रहे हैं अपना रोजगार पाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। हम ये मांग करते हैं कि इतनी झूठी, इतनी बेशरम सरकार तो कोई नहीं है, जो मौका परस्त आए सारी बात पब्लिक के बीच में करते हैं कि हम इनको रोजगार देंगे। अध्यापकों की कमी है, जगह जगह पोस्ट खाली पड़ी है, क्यों नहीं समायोजित कर रहे। और दूसरा धरना हमारा 208वां दिन है। आज जन शिक्षा अधिकार मंच के नाम से चिराग और ये स्कूल मर्जर को रोकने के लिए एक कैथल के अंदर चला हुआ है। तो ये सरकार की जो संवेदनहीनता है, इसके खिलाफ तीसरा मोर्चा हम यहाँ खोल रहे हैं। चौथा, पांचवा, छठा कितने मोर्चे खुलेंगे ये आने वाले समय में हम तय करेंगे। और दूसरा, जो साथी ने कहा है, वो बात हम भी दोहरा रहे हैं कि सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये दावा है आने वाली जो सरकार है और सत्ता विपक्ष के मांग पत्र में आपकी मांगें जरूर दर्ज हो जाएंगी। लोग ये जरूर कहना लग जाएंगे कि ये मांग हम लागू करेंगे। इतना हम जरूर कर पाएंगे कि ये हमारी तकलीफें हैं, इनके बीच हम लड़ेंगे। अब मैं अगले वक्ता के तौर पर बहन मुकेश को आमंत्रित करता हूं। वो प्राचार्य के रूप में काम करती हैं, मुखिया के रूप में काम करती हैं, चाहे वो प्राइमरी का मुखिया है, चाहे हाई स्कूल का मुखिया है, चाहे मिडिल का मुखिया है। और उनको किन किन परेशानियों का सामना
करना पड़ता है इन्हीं जो मांग पत्र की बातों का विस्तृत रूप देने के लिए। बहन मुकेश जी साथ ही नारे लगाएंगे 2-3। संवैधानिक सरकार मुर्दाबाद, झूठा शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, लारे लप्पे देने वाला शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, झूठा सीएम मुर्दाबाद। बहन मुकेश जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे पुराने साथी संगठनों से, अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए साथी, हरियाणा के अलग अलग जिलों से आए हुए साथियों, अभी अपने बीच में वक्ताओं ने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, मैं दोहराई नहीं करना चाहती, लेकिन ये साफ बात है कि केवल सरकार झूठी नहीं है। और जब हम बार बार बात करें, झूठी के साथ साथ बहुत बुरी तरह तानाशाह सरकार है ये। और आप सब रोज भुगतते होंगे, मैं भी रोज ही भुगतती हूँ। और जिस तरह से जो कहते हैं ना, उससे बिल्कुल उल्टा काम करते हैं। मैं तो जब भी इनकी कोई बात अपने खट्टर साहब बोलते हैं, सुनते हैं, या मोदी साहब बोलते हैं, तो दिमाग में यूँ आता है कि इस तो उल्टा सा सोच ला, ये जो कहने लग रहे हैं। इनकी एक भी बात पे भरोसा नहीं होता बिल्कुल भी। चिराग योजना, नाम देखिए आप, कितने सुंदर सुंदर नाम है। चिराग से तो यूं लगता है जैसे शिक्षा का ऐसे प्रकाश होगा, जबकि है ये कि शिक्षा का प्रकाश नहीं, उसको बंद करना है। अपने यहाँ की जो आबादी है, आज़ादी के आंदोलन को के बाद देश को आज़ाद हुए कोई बहुत लंबा समय नहीं हुआ है। हमारी बहुत बड़ी आबादी पूरे देश में, वो हरियाणा में भी है। इतनी बड़ी आबादी है कि उसके पास शिक्षा का भी तो उन्होंने कुछ सीखना शुरू किया था। अब भी आप देखोगे कि अपने पास विद्यालय में पहली पीढ़ी के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। वो बच्चे प्राइवेट स्कूल के पास ना तो जा सकते हैं, ना उनकी उस तरह की औकात है। अगर ये स्कूल बंद होते हैं, सरकारी स्कूल, मसला केवल अपनी नौकरी और अपनी पेंशन बचाने का नहीं है। मसला ये है कि हम कैसी सोसाइटी तैयार कर रहे हैं और उसमें सरकार की भूमिका क्या बनती है। ये सरकार असल में लोगों को अनपढ़ रखना चाहती है। आप देखिए कितना जिक्र हुआ, हम एक कंपनी से ही परेशान थे, सारी चीज कंपनियों को दी हुई है। वो बिजली का है, चाहे महकमा, चाहे आप देखिए हमारे जो शिक्षा बोर्ड है भिवानी में, यहाँ पे सारे काम कर्मचारी करते थे। अब छोटी सी भी गलती हो जाए, कोई जरा सी भी गलती हो जाए, जैसे इनरोलमेंट अपने 9th क्लास के, 11वीं क्लास के, और उसके बाद ये है कि आपको एक मौका दिया जाएगा, आपके पास एक लिस्ट आती थी, भी कुछ भी गलती है तो आप उसको ठीक करके भेज सकते हैं। अब की बार आप देखिए ऐसा नहीं हुआ। 1100 रुपये एक बच्चे के लिए, थोड़ी सी गलती से। और जब बात की वहाँ पे अपने यूनियन के साथी से, उनसे भी रिक्वेस्ट की, भी हमारे पास बहुत गरीब घरों के बच्चे आते हैं, क्योंकि बच्चों से तो आप ले नहीं सकते, कोई भी पेरेंट्स देगा भी नहीं 1100 रुपये। हमारे स्कूल के 2 बच्चों के थोड़ी सी गलती की वजह से उन्होंने कोई हमें मौका नहीं दिया। जब पता लगा, लिस्ट आई कि इसमें गड़बड़ है, और भिवानी बोर्ड में जब बात की तो उन्होंने कहा जी मेल पे डाल दीजिए और पर्ची कटवाइए 2200 रुपये की। अपने साथी थे, जब उनसे बात की हमने कि भाई एक मौका तो मिलना ही चाहिए, तो उन्होंने कहा जी हम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ कंपनियों के हाथ में है। और बैठे रहते हैं जैसे पूजा के लिए भगवान की मूर्ति धर के बैठे रहा ना, न्यू बैठे रहे उस कंप्यूटर का आगे सारे दिन। 2 मानस तो पक्का बैठे रहे, और सारा दिन आप इनकी चालाकियां, ये जो कह रहे हैं ना कि जनवरी की छुट्टियों में, आप हालात देखिए, जनवरी की छुट्टियों में केवल ये नहीं कहा कि टीचर आएंगे, बच्चे कमरों में बैठे हैं, ठिठुर रहे हैं, और टीचर गलियों में है। और जो पीपीपी का काम है, और ये बात प्राइवेटाइजेशन की जो करते हैं, इन तक को पूछनिया हो कि जो परिवार पहचान पत्र का काम है वो टोटली अपने डिपार्टमेंट से करवाया है। संडे को भी, छुट्टी के बाद भी खूब परेशान है, अधिकारी भी परेशान है, डीओ तक के कहे जी कुछ नहीं सुनते, बस करना पड़ेगा, और ना का कोई गुंजाइश नहीं, आप बातचीत की भी गुंजाइश नहीं छोड़ते। और वहां पे इतने परेशान है, फोन नंबर नहीं है, सारे बच्चे को पता ही नहीं होता, प्राइवेट स्कूल नहीं, हमने भी प्राइवेट स्कूल के हमने ही करने हैं। अरे प्राइवेट स्कूल तो कह दो, प्राइवेट स्कूल वालों के पास उनका आधार नंबर है, कम से कम हमारे सिर पर रोज डंडा बाजा, उनने तो कह दो वह कर ले कुछ ना, वो भी सरकारी स्कूल के टीचर्स को ही करना। आप काम अगर गिनेंगे ना टीचर के जिम में, पूरी तैयारी है कि टीचर जो है वो कक्षा में ना जा पाए। इसे भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये जो नई शिक्षा नीति का आप विरोध कर रहे हैं ना,
और इस नई शिक्षा नीति के विरोध में ऐसा नहीं कि शुरुआत हो चुकी है अपने यहाँ पे, अब कह देंगे जी 11 बजे से लेके 1 बजे तक आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग है, टीचर्स को आप बोलिए हेड भी ऑनलाइन, जब सारे ऑनलाइन ट्रेनिंग करेंगे तो बालका का क्या होगा। सबके यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड लगा दिए। स्मार्ट बोर्ड मुझे नहीं पता पूरे हरियाणा में वो कोई 1.5 लाख के बतावे, कोई 2 लाख के, मेरे स्कूल में तो 8 आ रहे हैं। बायोड लैब बना दी, वहां पे भी टैब दे दिए, बच्चों को टैब अलग, टीचर्स को टैब अलग, बायोड लैब के 20 टैब अलग, ये सारे सबको बांट रखे हैं। और पूरा टेक्नोलॉजी का ये रोज बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा के अखबारों में भी बताते हैं हमारे मुख्यमंत्री महोदय। और वो जो टैब है, वो जो अमारताएं दे दिए माँ बाप ने, कहे हमारे बालक बिगाड़ दिए, इन्हें उल्टे धर लो। उस टैब में बच्चे केवल पढ़ने का काम, पहले तो ये बताया था कि और कुछ आएगा नहीं, उसमें सारी चीज आओ, और बच्चे इतने फास्ट हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से, हमें तो पता भी नहीं लग पाता। इतनी खराब घटनाएं हो रही है, बच्चे पढ़ नहीं रहे। छोटे छोटे बच्चे, वो बड़ा बहन भाई लेके जाता है तो छोटा भी फिर उस टैब में शामिल हो जाता है। अब ये देखिए, अब ये कर दिया कि टीचर रोज ना 3 घंटे टैब लेके बच्चे आएंगे और टीचर लेके आएगा, और उस टैब से टीचर होमवर्क देंगे, पढ़ाएंगे। 17,500 का टैब है। अब वो टैब ने लेकर जब टैब चला गया तो मुखिया जिम्मेदार है इसका। बिहार के बालक थे 3, बिना बताए चले गए, लेके टैब नहीं, हम क्या करा बताओ। रोज उस बात का है कि आप 17,500 के हिसाब से 3 टैबा के रुपये भरवाओ। अब इतने जो पैसे लगा रहे हैं, आप चाहे स्मार्ट बोर्ड की बात करो, चौकीदार नहीं रहे स्कूल में, कितना भी चौकीदार नहीं है। और न्यू कहेंगे, न्यू लिख के दे दे मुखिया कि 100% स्कूल में सफाई है। अब 100% सफाई कर्मचारी तो है नहीं, सफाई कौन करेगा? कोई कर्मचारी कहीं पर भी आप इवन डीसी रेट के भी नहीं लगा रहे। एक बार पिछली बार आप आए थे, मुख्य शिक्षा मंत्री महोदय से बातचीत हुई थी, मैंने भी रखा था, मैं कहा जी आप एक बात बताओ, जहाँ रोज 300 350 मानसा का आना जाना हो स्कूल में, वहां पे सफाई कर्मचारी के बगैर कैसे बात बनेगी? बोले जी आप चिंता ना करो, पैसे भिजवा देंगे। केवल पूरे साल में 8-8 हजार 16,000 रुपये आए, और वो भी वहां आए जहां पे कोई क्लास 4 नहीं है। क्लास 4 जो इन लगा रखे हुए सारे MA PhD बालक हैं। बस मान लो PN का तो कहेगा जी मेरा झाड़ू लाने का काम थोड़े ही है। और स्कूल में मास्टर नहीं, मुखिया नहीं सोचे इन बालका क्यों पढ़ाए, जब भाई तू इन बालका न पढ़ा ले, यो भी एक काम में है, कोई बात नहीं। हालत ये है, कितनी बार बाथरूम में साफ करती हूँ अपने स्कूल के, और एक मास्टर जी है वो तो आनते हैं झाड़ू का ढकना अपने बरामदे में कर, मैं का ढकरू आनते हैं अपने दफ्तर में के, सारे तड़के आनते अपने झाड़ू का लग जाए, बड़का नहीं कहा भाई तुम अपना कमरा संभल लो। कोई भी व्यक्ति, हम किसी से बात भी करते हैं, दिहाड़ी पे भी कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है स्कूल में, और उनको यूं लगता है जी लगा लो डीसी रेट पे। अब नो कोई दिहाड़ी पे थोड़ी सफाई होगी, इतनी बूंदी बिरान माटी कर रखी है, आप ना बच्चों के पास जा सकते ना आप बच्चों को पढ़ा सकते, ये इनका पूरा एजेंडा है। ये लोगों के बीच में भी रोज न्यू कहे कि नौकरियां पिटारा खोल दिया, सफाई कर्मचारियों का घाटा है कि निरी महिलाएं स्कूल में तैयार बैठी हैं, वह न्यू कहे कि जी आप हम 8,000 रुपये में ला लो, हम लाग जाएंगे। लेकिन पिछली बार भी शिक्षा मंत्री अपने धरने के दबाव में 8,000 एक बार दे के, वो अप्रैल के नाम के तो मेरे ख्याल था जुलाई में दिए थे, जुलाई अगस्त में, और 1 किस्त और देकर पार बोले, और वो भी केवल उन स्कूलों में जहाँ कोई क्लास 4 नहीं है, तो सारे दुखी हो रही हैं। और उसमें भी इतनी सारी शर्तें हैं कि आप कर्मचारी नहीं रख सकते, आप इतने रुपए में करवाओगे, आप इतने महीने में करवाओगे, आप इससे और दूसरे काम भी करवाओगे। तो ये जो पूरी दिक्कतें हैं ये आ नहीं सकती। अब जब रिजल्ट आएगा ना, फिर यो कहेंगे कि जी प्राइवेट स्कूल का रिजल्ट इतना अच्छा हो, ये मास्टर पढ़ाते नहीं, और जनता में भी ये बात जाती है। जबकि सारे दिन मास्टर ने न्यू कहे सारे काम छोड़ दो और परिवार पहचान पत्र बना ले, न्यू कहता जी साइट ना चलती, तो न्यू कहेंगे थारी साइट ना चलती है, सारे देश की चालन लाग रही, सारे दूसरे जिला में इतना हो गया, गुड़गांव वाले इतने करके, फरीदाबाद, इन 2 जिला का तो कड़ा नाम रहे, ये इतने करके, ये इतने करके। मैं कई बार अपने साथियों द्वारा फोन करके पूछू, मैं थारा क्यों कर चल रहा, हमारा तो ना चलता, थारे क्यों करो? मैं बोला पूछो ना जी, अब इसमें क्या कर रहे हैं? अब ऐसे प्रेशर में काम होते हैं, सारन कोई नहीं देता। अब न्यू का कंप्यूटर इसमें बेरा है, इसे सारन मैंने एक भर दो, अपने बारे में तो देखा दो, या बात अधिकारी बताओ, फिर हमने वो एक करके भर दिए। तो ये ऐसे हालात हो रहे हैं, हालात उनकी भी माड़ी है। कई बार हमें यूँ पूछा जी सफाई कर्मचारी नहीं है, बताओ सफाई करेंगे, बोला बोलो ना, या सरकार बेरा ना किसी है,
चाहे रोज जाकर टुकड़े भी करो, 300 रुपये टीचर इकट्ठे करते, कोई स्कूल ऐसा बच रहा होगा जिसमें कलेक्शन नहीं होती। चौकीदार रखना है तो स्कूल रहेगा, जय और के में काम करना है तो स्कूल ऐसे करेगा। अब स्कूलों में चोरी होने लगी। अब मेरे स्कूल में मिड डे मील का सारा सौदा उठा लेंगे। मैं स्कूल में गई, जानते हैं मैंने कैमरे लगा दिया, मैं क्या वोट सी रही रहेगी, वो कैमरे वाली जगह तब बच गई, जेब ते लगवाए थे कैमरे भी। और जो मिड डे मील वाला सौदा था रात में पढ़ लेगे सारे ने, मैंने चिट्ठी लिखकर पूछी माँ जी भी सिलेंडर कितने ले आवा, पुलिस वाले बोले जी मिलना ना कुछ भी, आप कदे न्यू बाट देखते हो। फिर बीओ पे पूछा माँ जी बताओ फिर ये सिलेंडर ये सारा राशन तो चोर खा गए, क्या करा, बोला कुछ नहीं करना, अपने गोश्त ले आओ, बोल वाले 2 सिलेंडर ले आए और जोर के में नुकसान है सारा सौदा लेकर इनको ना खुआ रोटी तो बालक भूखे मरे। तो ये अपने यहाँ पे जो मानसिकता डेवलप कर दी ना, कोई मानस नहीं बोलता। आप देख लो कि वो बोल रहा है तो अपना संगठन बोल रहा है, बाकी बोलते नहीं जमा भी। तो ये जो हालात पैदा कर दिए वो हमारी दिमागों की स्थिति ऐसी कंडीशनिंग कर दी कि आपको टोकना, सॉरी थोड़ा बोलना तो थोड़ा घूमते भी रहना, हाँ तो एक मैं ऐसे कर लेता हूँ, एक नारेबाजी करवा दो, थोड़ा सा 2 फोटो में लग जाए। तो ये जो ऐसे हालात कर दिए, ऐसी जो हमारे दिमाग में खौफ पैदा किया जा रहा है, और टीचर के दिमाग में खौफ होगा तो आप यह देख लो कि यार अगली पीढ़ी किसी तैयार होगी जो ये बात में ये चाहते यही है कि ऐसी खौफ ज़्यादा पीढ़ी पैदा हो जो जमा चू भी नहीं करे। ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं अपने यहाँ पे, तो हमें इसको थोड़ा सा देखने और समझने की जरूरत है। और असल में साथियों एक बात ये है कि साथियों एक बार 2 नारे, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ जिंदाबाद, हरियाणा सरकार होश में आओ, तानाशाही नहीं चलेगी, हिटलर शाही नहीं चलेगी, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, तानाशाह सरकार मुर्दाबाद। तो मैं ये जो कहना चाह रही थी साथियों, हमें एक चीज समझने की जरूरत है, ये सरकारें पैदा कहाँ से होती हैं और क्यों नहीं इनको काम करने की जरूरत है। हमारे हरियाणा में जिसका आमतौर पे अपने प्रधान जी महासचिव जी बोल रहे थे नरेश जी कि इनको काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज और चिन्हित करने की जरूरत है। हरियाणा में हमारे दिमागों में मानसिकता में कास्ट सिस्टम इतना गहरा है, ये दिमाग से खेलते हैं, खेलते दिमाग से है सारी योजनाएं। आप देखिए ये अगर अपने यहाँ पे कास्ट सिस्टम हमारे दिमागों में मौजूद है और मौजूद रखा गया है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, उनको वोट कैसे बटड़ी करनी है, इकट्ठी करनी है, वो उस आधार पे सोचते हैं। आरक्षण के बाद आप देखिए कि आरक्षण के बाद जिस तरह 36-1 का यहाँ पे नारा दिया गया, और जितने थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, इससे पहले आरक्षण से पहले अगर कोई सर्वे करने वाला हो तो हरियाणा के युवक और युवतियों ने इंटरकास्ट मैरिजेज खूब की। और हमारी जो पंचायतें, हमारी जो खाप पंचायतें हैं जिनको हम गणमान्य व्यक्ति मानते हैं, वो इस समाज के अगवा नेता हैं, हम सम्मान के साथ उनका नाम लेते हैं। लेकिन यह ना सोची कि यह जुनसी आप भाईचारा बनाने की बात कर रहे हो, यो भाईचारा तो ये प्रयोग करने लग रहे हैं। कास्ट का नाम देके जब हरियाणा में जब तक वोट मिलेंगी तब तक अपने धरने प्रदर्शन बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं कर सकते। हम अपने विभागों को बचाने की भी बात करें, इनकी समस्याओं पे भी चर्चा करें साथियों। और बहुत महत्वपूर्ण काम है हरियाणा में, क्योंकि यहाँ पे सांप्रदायिकता की बात नहीं चल सकती, उतनी बड़ी मुस्लिम आबादी नहीं है जैसी यूपी में चलती है, लेकिन यहाँ पे कास्ट के नारे को खूब खेला गया। और क्योंकि खेलना भी इसलिए गया कि हमारे दिमागों में मौजूद है ये चीज, हम अंतरजातीय विवाह को अच्छा नहीं मानते, युवक युवतियां फैसला लेते हैं, हमारे पिछड़ी हुई समझ है ये समझ में नहीं आता कि प्रगतिशील है ये बच्चे कुछ चीजों को तोड़ रहे हैं, बस यूं कहेंगे यो तो पक्का है फेल हो गए, ब्याह तो चलना है नहीं, और ये रोज टूटने लग रहे जुन से आप पंचायत पकड़ धार कर लेकर लग रहे। तो ये राजनीति के क्या खेल खेल रहे हैं, हमें इनको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। हम अध्यापक हैं, हम इस कास्ट सिस्टम को लेके भी जरूर चैलेंज करें, लोगों के बीच में बातचीत करें, हमारे लिए कतई फायदेमंद नहीं है, ये नुकसानदेह है। इस देश का नागरिक वो किसी जाति का है, किसी धर्म का है, क्योंकि हम
हम जाट ब्राह्मण श्रेणी बने रहे, हम हिंदू मुसलमान और ईसाई और सिख बने रहे, हम इस देश के नागरिक नहीं बने। मैं ऐसा समझती हूँ कि हमारे देश की आजादी के बाद सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमने हिंदुस्तान में नागरिक का निर्माण नहीं किया। जिस दिन नागरिक होंगे उस दिन नागरिक मुद्दों पे सरकारें भी पूछेंगी, और इसका राजनेता फायदा उठाते, वो चाहे कि कोई भी सरकार हो, सारी सरकारें उसका फायदा उठाती है। तो इसलिए हमें इन मुद्दों पर भी बात करने की जरूरत है। और जो खौफ पैदा किया जा रहा है, जो ढांचे हमारे पूर्वजों ने खड़े किए थे, निश्चित रूप से ये ढांचे नष्ट होने का मतलब ये है कि पूरे समाज को, पूरे देश को नुकसान है। हमें बचाने के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, साथी बहादुरी के साथ डटे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है और आगे भी हम लड़ते रहेंगे। थैंक यू। बहन मुकेश का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हम 5-6 साथी शिक्षा मंत्री का बुलावा आया है, मांग पत्र पर कोई डिस्कस नहीं करेंगे हम। सीधी बात यह है, बहुत बुला लिया, हर बार के ड्रामे में झूठे आश्वासन। और इस बार 29 दिसंबर ने अपन निश्चय कर लिया था कि झूठे बकावा में बिल्कुल नहीं आने वाले। वहां जाएंगे, क्या बातचीत होती है वो आप लोगों के बीच में रखेंगे। उसके बाद आप सभी साथी हमें 5 राज्य कमेटी के साथियों को भोग हड़ताल पर बिठा के न आप लोगों को विदा करेंगे। मेरी अनुपस्थिति में वरिष्ठ उप प्रधान साथी चिरंजीव लाल इस धरने की अध्यक्षता करेंगे। उप महासचिव साथी कृष्ण जी इसका संचालन करेंगे। मैं स्वयं प्रभु जी, महासचिव सर्व कर्मचारी संघ नरेश जी, मुकेश और निशा दोनों बहनें और दिनेश तंवर यहाँ के जिला सचिव, ये 6 साथी हम शिक्षा मंत्री के पास जा रहे हैं। तब तक आप इस धरने को चलाएं और आने के बाद जो भी वहाँ डिस्कस होगी 5 मिनट की, 2 मिनट की, आप लोगों के बीच में रखेंगे जो तय होगा। और आंदोलन हम अभी वापस नहीं लेंगे, आंदोलन हमारा लगातार चलता रहेगा। धन्यवाद साथियों। साथी कृष्ण जी। धन्यवाद साथी प्रधान का। साथियों, ये डिस्कशनों के रिजल्ट नहीं आएंगे तब तक ये करना लाजमी हो गया है। अभी पीछे 6 तारीख को डायरेक्टर ने मीटिंग के लिए बुलाया था और हमने वहां पे एक बात कह दी उनको, माँ जी ये पहले तो आपने 4 तारीख तक एडमिशन का पोर्टल रोका था, अप्रैल का महीना है, दाखिले होने हैं, प्राइवेट स्कूल जनवरी फरवरी से कर रहे हैं, 4 तारीख तक रोक दिया, दाखिला नहीं हो रहा सरकारी का, फिर 10 तक रोक दिया, हम 6 को मिले। माँ जी दाखिलों के टाइम पे 10 तक पोर्टल बंद है आपका, इस पे क्या करोगे, कैसे आएंगे बच्चे, 15 दिन बाद कहां मिलेंगे। ठीक है, जवाब था ये डायरेक्टर का। ठीक है, आगे बोलो, क्या बोले आगे, ये तो कर दिया आपने, और वो 15 तक भी नहीं चला, वो 15 तक भी नहीं चला है। 15 के बाद जाके कुछ दाखिले हो पाए, क्या बचेगा हमारे पास, कहां से दाखिले आएंगे। सरकार ने दाखिले बंद कर दिया, ऑनलाइन के बिना करने नहीं है, ऑनलाइन पोर्टल नहीं चलाएंगे। ये ट्रांसफर पॉलिसी को लेके बात की थी, हम इसीलिए कह रहे हैं कि बातचीत से नहीं भागेंगे, पर चिट्ठियां चाहिए हमें, नहीं तो लगातार बैठना पड़ेगा। पता है आपने क्या कहा उन्होंने ट्रांसफर को लेके, कैसा है ट्रांसफर में ना, हम हवा में पॉलिसी नहीं बनाना चाहते, आंकड़ा बेस्ड पॉलिसी बनाना चाहते हैं, डाटा बेस्ड, व्यवहारिक। तो मैं पहले वाली में क्या समस्या लग रही है, अब कहनी उसमें बहुत समस्याएं हैं। मैं क्या समस्या है, कि बहुत से जिलों में 1, 2, 3 जोन है, 3 से आगे जोन ही नहीं है दिल्ली के। हर बार नेशनल हाईवे है, बड़े रोड है, या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, दूर का एरिया बनता नहीं है, तो वहां के लोगों की 1, 2, 3 जोन की नौकरी होली पूरी, तो वो कहां जाए। मगर इस बात के 100 ज्ञापन दे चुके हैं हम,
100 बार आ चुके हैं आपके दरवाजे की ये पॉलिसी सही नहीं है, आपका जोन सिस्टम सही नहीं है, इसके अंदर अनुभव के नंबरों को भी जोड़िए। आपने सुनवाई नहीं की, अब गलती मान रहे हो। नहीं, हम समीक्षा कर रहे हैं, गलती नहीं मान रहे हैं, हम समीक्षा कर रहे हैं। मैं डाटा बेस्ड पॉलिसी क्यों बनाना चाहते हो? हमने खूब जोर लगा लिया भाई, कैप्ट कर करके, पोस्टें चोरी कर करके, छुपा छुपा के, फिर भी स्कूल खाली रह जाते हैं, तालाबंदियां होती है, सरकार बदनाम होती है। तो मैं कहा इस पॉलिसी को उल्टा लटका लो, सीधा कर लो, दाएं से कर लो, बाएं से कर लो। जब तक 50,000 पद नहीं भरोगे स्कूल तो खाली रहेंगे। नहीं, वो तो प्रोसीजर चल रहा है, अब भी एक बार क्या करें, यही लाइन अब भी एक बार क्या करें, आपने 7 साल पहले भी बोली थी, अभी एक बार काम कैसे चलाए? ये तो प्रोसीजर चल रहा है, सरकार के लेवल की बात है, हम कुछ नहीं कर सकते। यहां जो कुछ कर सकता है वो कुछ कर नहीं रहा, नीचे वाले कह देते हैं हम कुछ कर नहीं सकते, हम आते हैं, बातचीत करते हैं, लारे लप्पे लगाते हैं और मुड़ जाते हैं। इन्हीं बातों को लेकर पिछला अनुभव यह कहता है कि मुड़ने का टाइम नहीं है, अब आमने सामने का टाइम है और टकराने का टाइम है, दीवार खड़ी कर देने का टाइम है। उसी मकसद से ये पड़ाव लगाने आए हैं आज। तो साथी गए हैं, वो 2 टूक कहने के लिए गए हैं कि कोई चिट्ठी है तुम्हारे पास तो दे दो, नहीं है तो ये बातचीतें चलती रहेंगी, हम अपने प्रदर्शन जारी रखेंगे, हम ये पड़ाव नहीं उठाएंगे। ये साथी बता रहे थे, अभी पीटीआई के साथी हमारे बीच में आए हुए हैं, उस पे मैं बात नहीं रखूंगा। गलती किसकी थी? 1050 दिन कितने होते हैं किसी काम को करने के लिए? 1050 दिन से बैठे हैं घर, समायोजन नहीं है। कितनी बार कह लिया उन्होंने समायोजन का, कोई वादा पूरा नहीं है। इन साथियों के साथ लगता एक पड़ाव और लगा हुआ है डीसी ऑफिस में। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा लिए हुए उनको वैलिडी नहीं मान रहे। यूनिवर्सिटी ठीक ठाक चल रही है, उसमें कोई दोष नहीं है जो छाप के देती है। अब सजा किसको मिल रही है? अब हमें क्या पता आप उस डिग्री में, एमए में, बीए में, बीएड में, पीएचडी में, आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या पेपर शामिल करोगे, क्या क्राइटेरिया रखोगे? ये यूनिवर्सिटी बोर्ड करती है, सरकार अप्रूवल देती है। क्यों देती है वो ऐसी चीजों को अप्रूवल जिसके कागज ये खुद अप्रूवल देने वाली हरियाणा सरकार ही नहीं मानती है? सजा किसको मिले और बैठा कौन है? क्या मांग रहे हो आप कैथल में 208 दिन से? कोई खजाना मांग रहे हो, गद्दी मांग रहे हो? ये स्कूल खुल जाए, बच्चे पढ़ जाए, देश तरक्की कर ले। मिला क्या हमें? एक तो राजद्रोह साथी सुरेश द्रविड़ पे, और हमारे गोयत जी की सस्पेंशन जो मजबूरी में लास्ट डेट में उनको करनी पड़ी जब मुश्किल आई। बहाल किए वो बहाल होते रहेंगे हम, पर हम ये कह देना चाहते हैं अगर इस प्रदेश में शिक्षा के लिए बलिदानों की जरूरत है तो अध्यापक संघ देने के लिए तैयार है। आपको जितने लेने ले सकते हो। इसको गांव की और जनता में भी जाना है, और छुट्टियों के महीने में हम इस यमुना नगर के हर गांव में जनसभाएं भी करेंगे। आप लोग भी सब मिलकर अपने अपने जिलों में जनसभाओं की तैयारियां करेंगे। इसी कड़ी में हमारे बीच में सर्व कर्मचारी संघ जिला यमुना नगर के प्रधान गुलशन भारद्वाज जी हैं, सचिव जिला सचिव गुलशन भारद्वाज जी हैं, तो उनसे अपील करेंगे। इनकी हमें जरूरतें भी रहेंगी। जब यमुना नगर में पड़ाव है तो सर्व कर्मचारी संघ का भी एक सहयोग की अपील भी करते हैं हम। भारद्वाज जी। धन्यवाद प्रधान जी का। आज के मास डेपुटेशन प्रदर्शन के अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ साथी जरनैल सिंह सांगवान जी, सीटों के जिला प्रधान राम कुमार कंबोज जी, मंच को चला रहे हमारे साथी कृष्ण जी, व यहाँ पर उपस्थित सभी जिलों से आए हुए साथियों व बहनों। साथियों, सबसे पहले तो मैं
सर्व कर्मचारी संघ जिला की तरफ से तमाम हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के बहादुर साथियों को क्रांतिकारी मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आज यहां पर एक अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन का फैसला लिया है। और इस अनशन के अंदर मैं तमाम साथियों को आश्वासन देता हूं कि जितने दिन भी आपका ये अनशन चलेगा उसके अंदर सर्व कर्मचारी संघ अपना पूरा सहयोग करेगा और जो भी हमारी कोई ड्यूटी लगेगी हम अपनी पूरी उस ड्यूटी को पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ करेंगे। साथियों, अभी आप लोगों के बीच में जो सभी वक्ता थे वो आपके बीच में बात रख के गए हैं। आज अगर बात करें प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी मार इस सरकार की शिक्षा के ऊपर है। मैंने एक दिन इनके जो ये बीजेपी की मां है आरएसएस, इनके गुरु हैं गोलवलकर, उनकी मैंने किताब में पढ़ा था एक दिन कि अगर आपने जनता के ऊपर लंबे समय तक राज करना है तो उस देश की जनता के 95% लोगों को दरिद्र बना दो। और वो दरिद्र कैसे बनेंगे? उनको अनपढ़ बना दो, उनको मतलब वो सवाल ना कर सके सरकार से। मतलब ये सरकार का काम है, ये पूरा इन्होंने जो है शिक्षा को बर्बाद करने का जिम्मा उठा लिया है। और सबसे ज्यादा जल्दी हमारे जो मुखिया है यहाँ का मनोहर लाल खट्टर जी, सबसे ज्यादा जल्दी उनको है ये नई जो शिक्षा नीति को यहाँ हरियाणा के अंदर लागू करने की। साथियों, दरअसल बात यह है, आज समय की मांग यह है कि इस सरकार ने तमाम विभागों को प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण करने का जिम्मा उठा रखा है, बीड़ा उठा रखा है। हम पहले यह सोचते थे कि इन्होंने सभी विभागों के अंदर निजीकरण कर दिया, लेकिन 2 विभाग ऐसे हैं कभी भी जिनका निजीकरण नहीं हो सकता। पहला मिलिट्री और दूसरा पुलिस। आप मिलिट्री के अंदर देखो, इन्होंने अग्निवीर योजना लेकर के आ गए हैं। 4 साल की सर्विस के बाद वो साथी अपने हमारे जो भाई हैं, जो फौजी बॉर्डर के ऊपर जो देश की सेवा कर रहे हैं, वो घर आ जाएंगे। उसके बाद उनको कोई मतलब नौकरी का कोई, उनको एक बेरोजगार होकर के ही आएंगे किस्म के, वो उनको मतलब आगे कोई नजर नहीं आएगा उनको कहां वो नौकरी करेंगे, क्या वो करेंगे। उसके बाद पुलिस विभाग, आप हरियाणा के पुलिस के अंदर देखो, इन्होंने पुलिस के अंदर भी ठेके पर भर्ती करनी शुरू कर दी है। आज पुलिस के अंदर कम से कम नहीं तो ज्यादा 14-15 हजार पुलिस वाले जो है ना एसपीओ भर्ती कर लिए उन्होंने 18,000 तनख्वाह के ऊपर। अभी हमारे पास यहाँ पर हरियाणा के अंदर ये जो 112 डायल वाली गाड़ियां, 300 के लगभग गाड़ी है हमारे हरियाणा के अंदर, उनके ऊपर ड्राइवर आ चुके हैं, वो भी कौशल रोजगार के। मतलब कहने का ये है, ये स्पष्ट हो चुका है बात कि आने वाले समय में हरियाणा जो एसएस बोर्ड है उसका ताला लगने वाला है। क्योंकि हमारे को तो शर्म आती है, हमारे राज्य के मुखिया फोन कर करके ठेके की नौकरी करने के लिए अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं। मैं साथियों फायर विभाग से हूं, फायर विभाग के अंदर 22 साल से कच्चे कर्मचारी काम कर रहे हैं, चाहे वो फायरमैन है चाहे वो ड्राइवर है। आपने कभी देखी भी होगी अगर आग लगी हो, मतलब इतना जोखिम भरा कार्य रहता है कर्मचारियों का, फायर के कर्मचारियों का, मतलब अपनी जान पे खेल करके उनको आग बुझानी पड़ती है। कई बार सिलेंडर में आग लगी होती है घर के अंदर और उसमें से 8-10 फुट लंबी लॉट निकलती है, मतलब नीले रंग की, देख के आदमी डर जाता है। मतलब हमें वहां पर सिलेंडर के पास जाकर के आग बुझानी पड़ती है और हमें पता भी होता है कि हमें जो है ना, जैसे हम साथ पास जाएंगे उसके ब्लास्ट भी हो सकता है, उसके अंदर वो फट भी सकता है। मतलब कहने का यह है कि इतना जोखिम भरा कार्य करने के बाद सरकार ने, चाहिए तो यह था कि 20-20, 22 साल से इतने कम वेतन के अंदर इन्होंने नौकरी करी है। मतलब 15,000 से स्टार्ट है नौकरी हमारे कर्मचारियों की तनख्वाह, किसी जिले में 20 है, किसी में 25 है। मतलब चाहिए तो यह था कि 22 साल के बाद इनको कोई पॉलिसी बना करके इनको पक्का कर दिया जाए। लेकिन सरकार ने क्या किया, अभी हाल ही में ये जो सीटी का पेपर, अभी आप के किसी मतलब रिश्तेदार ने भी, भाई ने, किसी ने, बच्चे ने भरा होगा, मतलब उस सीटी के माध्यम से 2063 फायर ऑपरेटर की भर्ती इन्होंने निकाल दी है। अब जैसे ही वो फायर ऑपरेटर भर्ती होकर के आएंगे, अभी इन्होंने फायरमैन और ड्राइवर की पोस्टों को खत्म करके
फायर ऑपरेटर बना दिए वहां पर, जो ये 2016 के अंदर नए रूल बनाए। अब वो फायर ऑपरेटर वो गाड़ी भी चलाएगा और वो आग भी बुझाएगा। मतलब उनके आने से जो हमारे कर्मचारी 22 साल से लगे हुए हैं वो अपने घर चले जाएंगे साथियों। मतलब ये सरकार इस तरीके की सरकार है, इनको किसी से हमदर्दी नहीं है। ये जो बात करते हैं, अभी पॉलिसी की बात चल रही थी, जब आसपास की स्टेटों के पॉलिसी बना सकते हैं कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की, ये क्यों नहीं बना सकते? नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री, उन्होंने 57,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करा, हिमाचल के अंदर कर्मचारियों को पक्का करा, पंजाब के अंदर पक्का करा। लेकिन ये सरकार ऐसी सरकार है, याद करो 2014 से पहले की बात, जब ये लोग सत्ता में आने से पहले क्या कहते थे? ये जोड़ी फुला करके वोट मांगते थे, जी हम आते ही कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे और जो पक्के कर्मचारी हैं उनको पंजाब के समान वेतनमान देंगे। पंजाब के समान जो वेतनमान वाला, आज तो वो चैप्टर बंद हो चुका है, वो तो बस्ता बंद हो चुका है बिल्कुल ही। और जो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात थी, पक्का करना तो दूर की बात, जो पहली कलम से कच्चा कर्मचारियों को पक्का कहने की बात कह रहे थे। मतलब इन्होंने आते ही कई विभागों से कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। हमारे साथी बैठे हैं बीच में, पीटीआई, ड्राइंग टीचर, स्वास्थ्य विभाग में आज 500-600 कर्मचारी बाहर निकले हुए हैं। मतलब ये लोग, इनका दोहरा चरित्र ऐसा है, इनके पास साथियों फार्मूला बहुत बढ़िया है वोट लेने का। ये बात इनको भी पता लग चुकी है कि हमने 9 साल में कोई काम नहीं करा, ये जनता के बीच में ऐसा फार्मूला परोस देंगे जिससे वोट लेंगे जनता से। और साथी बोल के भी गए हैं, हमें आज एक होकर के लड़ने की आवश्यकता है साथियों। आज अगर हम एक होकर के नहीं लड़ेंगे तो ये सरकार हमें बख्शेगी नहीं। हमारे बीच में साथी और भी बैठे हैं, वो भी बात रखेंगे। तो साथियों, अंत में मैं दोबारा एक बार फिर से आश्वासन देते हुए, जो अनिश्चितकालीन कर्मी पेंशन है उसमें हम पूरा सहयोग देंगे और पूरी मदद करेंगे। जो हमारी ड्यूटी लगेगी सर्व कर्मचारी संघ के, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। आपने मेरी बात सुनी, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय संघर्ष। धन्यवाद साथी गुलशन का। हमारे बीच में हमारे अध्यापक संघ के, एक तो अध्यापक संघ की विचार या लड़ने का जज्बा देखो, 15-15 साल से रिटायर साथी भी आज सहयोग में बैठे हैं हमारे बीच में। ये कोई पदों की लड़ाई नहीं है यहाँ, और इनसे हमें काफी प्रेरणा मिलती है। महिपाल चिमरोड़ी जी हैं, तो उनसे अपील करूंगा कि वो भी आके अपनी बात रखेंगे। और साथियों से भी अपील है, साथियों जब तक डेलीगेशन गया हुआ कि आपको अपना संदेश ना दे और आप आज से कर्मी कन्सन को शुरू ना करवा दो, तब तक साथी जाएंगे नहीं। महिपाल जी। आदरणीय आज के अध्यक्ष जी और पूरे जिला से आए जुझारू कार्यकर्ता, हमारे इस मातृ संगठन के कार्यकर्ता साथियों, आपका यमुनानगर जिले के अंदर क्रांतिकारी स्वागत करते हुए हमें इस बात का एहसास हो रहा है कि हमने जो ABCD संगठन के मामले में सीखी थी, इसको मातृ संगठन इसलिए कहा है कि हम जब नौकरी में आए थे तो सबसे पहले, जैसा कि दीवान साहब ने बताया कि अस्थायी और बेरोजगार अध्यापक संघ, कभी हमें पता नहीं था यूनियन में नाम लिखा जाता है, कहीं मीटिंग होती है और पहली बार एक छोटी सी कटिंग जगह अखबार में जॉइंट सेक्रेटरी अस्थायी बेरोजगार अध्यापक संघ जिला कुरुक्षेत्र में नाम सुना था, बड़ा वो होता भी हम भी कुछ हैं। और उस कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हुए जो आप हमारे इस मातृ संगठन ने हमें सिखाया है, उसी को फलीभूत करते हुए आज हम आपके बीच में और इस समाज में जो हम अपना सहूलियत के अनुसार, कोई टूट के नहीं बल्कि सहूलियत से हम जितना बेटर दे सकते थे वो हमने दिया। और आप भी कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारे जन संगठन है, हमारे जो साथी हैं, उनके साथ मिलकर के हम जो समाज की बेहतरी के लिए काम कर सके। और आज जिस जज्बे के साथ और जिस इरादे के साथ आप लोग आए हो, क्योंकि पहले से तय है कि हमने लंबी लड़ाई के लिए बैठना है, तो इसमें कोई मेरी तरफ से कुछ सुझाव की कोई गुंजाइश है नहीं, क्योंकि सामूहिक फैसला, यूनियन का फैसला, लंबे टाइम तक बैठना है। और इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, चारा भी है ही नहीं कोई भी। वर्तमान में जितने भी उदाहरण हमारे सामने दीवान साहब ने दिए, गुलशन जी ने दिए और बहुत सारे साथियों ने दिए, वो जमाने, वो सरकारें थी पहले
जो थोड़ा बहुत जो है ना, जिनको थोड़ी शर्म लिहाज समाज की होती थी, अब क्योंकि सरकार अलग विचारधारा की बनी है, अलग तरह की बनी है, तो इनके काम भी अलग है, इनको कुछ ज्यादा परवाह नहीं है। सत्ता में आए हैं तो हम, क्योंकि हमने तजर्बे से सीखा है, यहां से सेवानिवृत्ति के बाद रिटायर कर्मचारी संघ और अब वर्तमान में हम यहां पर ऑल इंडिया किसान सभा का एक यूनिट हमने बनाया, चल भी रहा है, बढ़िया सहयोग कर रहे हैं। तो उस किसान आंदोलन के दौरान जो पूरा 13 महीने का आंदोलन, उसके बाद के जो एक्शन है, हमने उस आंदोलन से और तजर्बे से ये सीखा है कि सत्ता में आने के बाद ये सरकार जो है ना, बदले ले रही है पब्लिक से। इनको बनाया, आपसे बदले ले रही है। तरह तरह के कानून, चाहे वो कृषि के कानून और चाहे प्राइवेटाइजेशन हो महकमों का, जितने भी वादे किए थे सारों के उलट काम कर रहे हैं। अब ये बात जग जाहिर है, लेकिन इस कारवां को, इस लड़ाई को आगे बढ़ाया कैसे जाए, सवाल ये हमारे सामने। उदाहरण पिछले दे लें। अब एक बात ये होगी कि हमने जब नौकरी शुरू की थी, पैसे के मामले में हमारे जो अध्यापक जेबीटी या ऊपर से ज्यादातर लोग, फाइनेंशियली पोजीशन ये थी कि लड़ाकू थे, पढ़ाते भी थे, लेकिन साइकिल किस्तों पर लेते थे अध्यापक, एक दूसरे की गवाही भी होती थी। आप लोगों ने लड़ करके इस मामले में सक्षम बनाया अपने समाज को और सम्मानजनक पोजीशन में ले आए। और लड़ाई चाहिए थी कि महकमा बचा रहे, हमारी पीढ़ियां भी आगे बढ़े इसी प्रकार से। लेकिन हमने एक ये भी हमारी कमजोरी है, मानवीय कमजोरी है कि सुविधाओं का लाभ लेकर के हम थोड़ा सुस्त हो गए हैं। उस सुस्ती को तोड़ने की जरूरत है। उसको तोड़ा कैसे जाए, हमारे पास बहुत बड़ा मानव संसाधन है। ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक ये कहना चाहता हूं कि हम स्कूलों के अंदर बैठे हैं, समाज के उस वर्ग के साथ हमारा सीधा ताल्लुक है जो आज सरकार की नीतियों से सबसे ज्यादा पीड़ित है। समाज में सबसे लास्ट में खड़े, जिसके पास लाभ जाता ही नहीं है, आखिरी आदमी जिसको कहते हैं हम, उन आखिरी लोगों के बच्चे आपके पास आते हैं। एसएमसी के माध्यम से आपके साथ उनका सीधा संपर्क है। आपके साथ बच्चों को खाना देने के लिए मिड डे मील वर्कर आती हैं, उनके बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं। तो आज यहां से हम शुरुआत कर सकते हैं दोबारा से। अगर हम ढीले पड़ गए हो तो कम से कम गांव दर गांव हमारी हर एक स्कूल के अंदर एसएमसी से अपना ताल्लुक बढ़ा करके, उसके अपने संबंधों को रिवाइव करके, उनके माध्यम से लोगों के बीच में जो गांव दर गांव कमेटी बन सकती है। हमारे सीआईटीयू के बैठे जिले के प्रधान राम कुमार जी, सीटू बहुत बड़ा संगठन है, और मैं एक बार जरूर बधाई देना चाहूंगा कि 5 तारीख को दिल्ली के अंदर भी किसान सभा का और सीटू का एक, और खेत मजदूर यूनियन का एक बहुत बड़ी रैली थी, लाखों की संख्या थी उसमें। और हरियाणा टॉप पर है, सीटू के सबसे ज्यादा लोग थे वहां पर, किसानों से भी ज्यादा। तो वो लोग आशा वर्कर के माध्यम से, मिड डे मील वर्कर के माध्यम से, और 3 खेत मजदूर भी हैं, दूसरे भी जहां जहां भी संगठन है। तो कम से कम आंगनबाड़ी का है, ये 3 यूनिट वो है। अध्यापक भी रहते हैं गांव के अंदर, उनकी कम से कम अपने अपने गांव में, अपने अपने क्लस्टर में अगर मीटिंग करके और एसएमसी के माध्यम से लोगों के बीच में जाया जाए, उनको सरकार की पॉलिसी बताई जाए कि आपके स्कूलों को ताला इस तरह से लगेगा। अगर ये तो कर सकते हो तो हमारा कारवां आगे बढ़ सकता है। राज्य कमेटी आपकी आ चुकी है, आपको संदेश देगी, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए। अभी एक एग्जांपल हमारे सामने है कि कारवां बढ़ेगा, इस तरह से कामयाब होगा। अभी महाराष्ट्र के अंदर, याद रखो साथियों, बेशक मेन मीडिया ने ना उठाया हो, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर ऑल इंडिया किसान सभा के साथियों ने इतना बड़ा आंदोलन सरकार के सामने खड़ा किया, पैदल जत्था चलाया नासिक से मुंबई की तरफ। तीसरे दिन सरकार को बात करनी पड़ी रास्ते में, और समझौता ये हुआ कि बैठेंगे, चलेंगे आगे, जब विधानसभा में पास करके चिट्ठी दे दोगे उस टाइम वापस होंगे।
तो विधानसभा में चिट्ठियां बनवा करके वापस दी, अपनी मांगे मनवाई, और वापसी के रेल के टिकट जितने भी वहां उस पड़ाव में थे, पदयात्रा में थे, सबको रेलवे के टिकट, जिनके रेल की टिकट लगती थी, सरकार से लिए, और एक जो बहुत जबरदस्त जीत हासिल करके वो जो है ना अपना पड़ाव खत्म किया। लेकिन वो भी आखिरी पड़ाव नहीं है। इस प्रकार का कारवां आपको बढ़ाना पड़ेगा, पब्लिक कांटेक्ट करके जो है ना इस लड़ाई को जीता जा सकता है। इसी बात के साथ मैं आज ये संबोधन समाप्त करते हुए अनुरोध करूंगा राज्य कमेटी के साथ समय दिया। धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद चिमरोड़ी साहब का। और राम कुमार जी जो सीटू के प्रधान हैं, जब हमने जींद में रैली की थी तो पूरे छिछरौली ब्लॉक में जत्थे के साथ रहे थे, और अब भी जब यहाँ हमारा पड़ाव लग रहा है तो इनकी हमें जरूरत रहेगी। इसी बीच प्रधान जी संदेश दें, उससे पहले हमारे प्रेस सचिव सतबीर जी जो विभाग से रिटायर हो चुके हैं पर संगठन से अभी रिटायर नहीं है, साथी के ऊपर बहुत उत्पीड़न भी हुए, उसके बावजूद हमेशा की तरह मैदान में डटे हुए हैं। सतबीर जी। आदरणीय प्रधान जी, महासचिव जी, महिपाल जी, जरनैल सिंह जी, भारद्वाज साहब, और हमारे बुजुर्ग नेता डिमान साहब, और पूरे प्रदेश भर से पहुंचे हुए जुझारू साथियों। प्रधान जी कह रहे हैं भाई जल्दी बोल लो, फिर जाना भी है, दूर दूर जाना है, क्योंकि आना लेट हुआ है, इस करके जाना समय पर पड़ेगा तो टाइम बीच में कम ही मिलेगा। साथियों, ज्यादा कुछ ना कहते हुए, शिक्षा विभाग जिस तरीके से चला हुआ है, ये ऐसा लगता है ये शिक्षा मंत्री नहीं, ये खनन माफिया है। मैं भी कई बार बातचीत में गया हूं इनके साथ है, मतलब ये अधिकारियों के साथ जब बातचीत करता है तो यूं डरा ही डाल बैठ जाए, इसने क्या का निबेरा। शिक्षा मंत्री के नाम पर कलंक है ये एक प्रकार से, क्योंकि पीछे हमारे अधिकारी थे, यहां यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 33 स्कूल, प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी टीचर नहीं है। शिक्षा मंत्री होते हुए अगर उसके हलके में 33 स्कूल ऐसे हो जिसमें एक भी टीचर नहीं हो, क्या इसको शिक्षा मंत्री रहने का अधिकार है? इसलिए चुप है ये, क्योंकि इसको शिक्षा से कोई वास्ता ही नहीं। इसको तो खनन से वास्ता है, इसको पहाड़ियों की मतलब पेड़ों से वास्ता है। हमने वहां मांग की कि 176 स्कूल पूरे प्रदेश में ऐसे हैं जिनमें एक भी टीचर नहीं है। कम से कम ट्रांसफर ड्राइव जब तक चले, जब तक ट्रांसफर ड्राइव नहीं चलता, डेपुटेशन कर दो। वहां पर डायरेक्टर होते थे अपने जय गणेशन, वो खड़े होके कहते हैं अगर डेपुटेशन कर दी तो ट्रांसफर पॉलिसी की वायलेशन हो जाएगी। इसने न्यू नहीं बेरा भाई, ट्रांसफर पॉलिसी अलग चीज है, डेपुटेशन अलग चीज है। इसलिए मैं कहता हूं यह कलंक है शिक्षा विभाग के ऊपर। और बट्ठा इसने इसीलिए बिठाया कि इसको ABCD नहीं आती, और ना ही इसका शिक्षा विभाग के ऊपर कोई मतलब कोई इंटरेस्ट है शिक्षा विभाग के अंदर। एक एग्जाम्पल और दूंगा मैं, समय बहुत है, मतलब कम है, नहीं तो बातें बहुत थी कहने के लिए। अभी पिछले दिनों नई शिक्षा नीति के अंदर NEP में एक नया प्रोविजन आया है कि ये प्राइवेट स्कूलों को भी ग्रांट देंगे। अभी कल परसों हमने एक नया नजारा देखा, एक प्राइवेट स्कूल को ग्रांट दी गई 21 लाख रुपए। पता लगा भाई ये तो कांग्रेसी आदमी है, किसी ने कहा तेरी ग्रांट कैंसिल होगी।
एसडीएम ऑफिस वाले ने भी कहा तेरी ग्रांट कैंसिल होगी, चाहे तो संभाल ले जाके। और उड़ान प्रांत तक किसी ने लेकर चला गया जिसने ग्रांट जारी करी थी। तो वहां से उसको जवाब मिला जीएसटी सहित, मतलब जीएसटी वाली रसीदें पूरी करके दे, जितना जीएसटी लगे 5 लाख रुपए ऊपर ये रख ले, बाकी उल्टे मारती दे दे। कर्नाटक में कहते हैं 40% की कमीशन की सरकार है, और तो 80% की होगी। 21 लाख में से 6 लाख रुपए उसको दिए गए, 15 लाख रुपए उल्टे ले लिए। यू खेल है प्राइवेट स्कूलों की ग्रांट का। सरकारी स्कूलों के अंदर अगर ग्रांट दी जाती तो टीचर कम से कम इस तरह तो नहीं करता, इतना गबन तो नहीं कर दे। इन्हें तो गबन नहीं, लूट मचा रखे, लूट। तो इस लूट का हिसाब भी होगा टेमान पे होना चाहिए। तो साथियों, ज्यादा कुछ ना कहते हुए यहां बैठेंगे, जम के बैठेंगे, और जब तक समाधान नहीं हो जाता, जब तक इनका आंख नहीं होती, इसका हल्का ने छेड़ गिरो। वैसे तो इतिहास है हरियाणा में, एक बुक्कल जीतती है जो शिक्षा मंत्री होते हुए इलेक्शन जीत की, ना तो शिक्षा मंत्री कोई भी दोबारा नहीं आया। ये तो इसके भी जान गेड़ा रहा है, इसलिए इसने मान रखा है कि जितनी लूट मचाई जाओ मचा ले। एक डायरेक्टर बिठाया रखा अंशज कुमार के नाम से, वो डायरेक्टर कम और दलाल ज्यादा है। दलाल हम इसलिए कहते हैं, उसने एकेडमिक सेल के अंदर ऐसे लोग बिठा रखे हैं अपने बीच से ही, जो कोई रिटायर्ड टीचर है और कोई वैसे डेप्यूट करके लेके आ रहा है अपने लगे बग्गों को। और जितनी ग्रांट की मतलब बंदर बाट वहां से होती है, जैसे बहन जी ने बताया, सारे का सारा काम बोर्ड का कंपनियों से चला हुआ है। आज अपने बीच कितनी कंपनियां आ रही हैं, एग्जाम चले हुए हैं, हम टीचर योगा की क्लास में बैठे हैं, उनको पढ़ाई से मतलब नहीं, उनका सेंटर है, फोकस है ग्रांट के ऊपर। और जितने डरोगे उतने ही डरावेंगे, डरने की जरूरत नहीं, चोर को ललकारने की जरूरत होती है। थारा सामने खड़ा हूं, आज 208 दिन हो गए कैथल के अंदर धरना चला हुआ है, पड़ाव 24 घंटे का। पूरी कोशिश की इन्होंने उस पड़ाव को उठाने की, पड़ाव नहीं उठा। एक साथी के ऊपर राजद्रोह लगा रखी है, मैं सस्पेंड करा, रिटायरमेंट से 1 दिन पहले 2 दिन पहले बहाल हुए, और वो भी इसकी में उससे दया से नहीं, हाई कोर्ट के अंदर केस डला हुआ था, 10 दिन पहले हाई कोर्ट में डाला, 23 तारीख को 20 ने केस डाला, 23 को हाई कोर्ट ने स्टे किया ऑर्डर को, और इनको रिप्लाई के लिए 29 का टाइम दे दिया। 29 को रिप्लाई क्या देंगे जब कोई है मतलब कुछ चार्जशीट है नहीं, चार्ज है नहीं, तो ये गिद्दड़ बबकी कितनी ही दे ले। 2 चीजों से बचियो, अपने ऊपर कैरेक्टर और गबन का मामला ना होने दियो, बाकी ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो साथियों, ज्यादा कुछ ना कहते हुए, इस तरह के शिक्षा मंत्रियों ने, और ये जो अपना मुख्यमंत्री है, ये तो यही कहता है कि हरियाणा में गर्दन से ऊपर ऊपर लोग कमजोर हैं। इसको ये नहीं पता, अरे गर्दन से ऊपर अगर लोग कमजोर होंगे तो तेरे हल्का में ये कल्पना चावला हरियाणा ही की छोरी थी, जब इनकी यहां मतलब कोई बच्चों को जब यहां मतलब वो नहीं मिलता, अवसर नहीं मिलते, तो दूसरे देशों में जाके वही बच्चे जिनको आप कंधे से ऊपर कमजोर कहते हो, वही झंडे गाड़ते हैं। आज इनकी मतलब गलत नीतियों के कारण हरियाणा के पूरी डार की डार पनामा के जंगलों में फिर है बेचारी रोते हुई, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं इस चीज की। हमारे बीच साथी पीटीआई बैठे हैं, पहले भी बता चुके हैं,
इनका कोई कसूर नहीं था। अगर किसी ने इंटरव्यू के दौरान नंबर चेंज किए तो कमेटी ने चेंज किए, 25 से 30 कर दिए। बावजूद इसके जब सुप्रीम कोर्ट में मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने वैकेंसियां मांगी, इन्होंने कह दिया हमारे पास वैकेंसियां नहीं है। और फिर जब बड़ौदा में इलेक्शन हो रहा था तो यही मुख्यमंत्री कहता था अरे चूल्हे नहीं बुझने दूंगा। तो इन लोगों के ऊपर विश्वास करने की जरूरत नहीं किसी भी कीमत पर। तो साथियों, ज्यादा कुछ ना कहते हुए आज जो पड़ाव होगा उसमें अनशन में पहले दिन ही हम बैठेंगे और आगे आपका पूरा सहयोग करते रहेंगे। जय संघर्ष, जय एकता। धन्यवाद साथी गोयत का। साथियों, 2 सूचना देते हुए मैं प्रधान जी को बुलाऊंगा। आज के इस कार्यक्रम का साथी धर्मेंद्र जी समापन करेंगे और अगला कार्यक्रम आपकी मदद से हम शुरू करेंगे। आज साथी धर्मेंद्र जी, मैं महासचिव और साथी सतबीर गोयत, साथी वेदपाल रिढाल, ये 5 साथी हम आज अनशन पर बैठेंगे। कल हमारे करनाल के साथी जगतार के नेतृत्व में, वो जगतार की ड्यूटी है, 4 साथी और कौन लेके आएगा करनाल, और नेक्स्ट डे सिरसा जिला साथी चिरंजी लाल जी के नेतृत्व में बैठेगा। बाकी हम लिस्ट डाल चुके हैं राज्य नेतृत्व के पास और रोज उन जिला कमेटियों से, राज्य कमेटी के साथियों से हम संपर्क करते रहेंगे। 5 बजे का समय है, जूस पिलाकर साथी आपको उठाएंगे और आने वाले साथी का फूल मालाओं के साथ स्वागत करते हुए यहाँ बैठाएंगे। 2 धरने वहाँ पहले ही चले हुए हैं अपने साथ, पीटीआई बैठे हैं साथी वहाँ पर, और उसके अंदर जो कला अध्यापक हैं जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा लिए हुए थे। और हम ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये जो पड़ाव है ये भाईचारे को बढ़ाएगा, अकेला अध्यापक संघ नहीं चलाएगा इसको। शुरुआत हम कर रहे हैं, हम अपने जितने भी वर्ग हैं, हमारे जितने भी तहसील संगठन हैं, सबको मौका देते हुए, सभी की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए, सभी की मांगों को सम्मिलित करते हुए इस आंदोलन को बढ़ाएंगे। साथियों, एक सूचना तीसरी लास्ट ये है कि बुधवार का समय दिया है सरकार ने बातचीत का। क्या होगी क्या नहीं होगी वो तो बात है भविष्य गर्भ में। आंदोलन आपका तब तक जारी रहेगा जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। आप लोगों से अपील है, मेरा नंबर सबके पास है, मंगलवार तक किसी की व्यक्तिगत समस्या है, सामूहिक समस्या है, स्कूल की है, जिले की है, आप डाल देना। लगभग समस्याएं मैंने ले ली हैं, फिर भी कोई समस्या ऐसी ना हो जो रह जाए, जो हम उस दिन पूल में चाहे हमारी कापी भर जाए दो, हम दे के आएंगे ताकि उनको समाधान हो सके। और बुधवार को साथियों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जब मैं घर से चल पड़ता हूं शाम को, फेरियों को मेरी यह मांग जोड़ ले, ऐसी मशीन मेरे पास नहीं है, रास्ते में कुछ मदद कर पाऊंगा। आपके पास आज से समय, नंबर आपके पास है, आपकी किसी साथी की जो क्यूरी है पूरी डिटेल लिखते हुए आप भेज दीजिए, आपको जवाब जरूर भेजा जाएगा कि ये आपके मामले में प्रोग्रेस है और यहां तक आपका मामला गया हुआ है। और अब अंतिम जो वहां का संदेश और आपको अगला संदेश देने के लिए मैं साथी धर्मेंद्र को आमंत्रित कर रहा हूं, वो आएंगे और साथ में आज के इस मजलिस का समापन भी करेंगे। साथी धर्मेंद्र जी। साथियों, कई देर हो गए बैठे ने, 2-4 नारे तो ला लो। इनकलाब जिंदाबाद, लुटेरी सरकार मुर्दाबाद, आवाज दो। बहुत ही सम्मानित साथी महासचिव जी, साथी नरेश, महासचिव सर्व कर्मचारी संघ, सभी साथियों, हमारे पुरोधा दिमान जी बैठे हमारे बीच में, जर्नैल जी, मातृशक्ति बहनों, साथियों, इसमें तो कोई दो राय नहीं। साथी गोयत कह रहे थे अनपढ़ आदमी है, यूं को है बोला ये बात है नहीं, ओढ़े अधिकारिया का जोर शोर तो ठाइयो। कमाल का आदमी है यार। बोला मुख्यमंत्री तय भी बात हुई थी गैस टीचर की, वह भी कोनी लागू हुई।
फिर मतलब ये सांड छोड़ रखे हैं। मैं इसे क्या गुग्गा के घोड़े हो गए तेरे तो डरते को नहीं। बोले ना मुख्यमंत्री तेरी कौन डरते। मतलब कमाल की बात है यार, एक शिक्षा मंत्री ये बातचीत कर रहा है, मतलब वाहियत के लोग। और एक और बता दूं साथियों, पूरी तैयारी कर ली इनने। जब बहन मुकेश ने न्यू कहा नहीं टब्बा ने तो बैठा दिया, बाल गुंडे पैदा होंगे, तड़का हुआ इसे गुंडे होंगे, तेरे भी चक्कू बिठाओगे। दांत पड़ा। बोले अच्छा मैंने भेज दिया था तेरे को। और न्यू बोला ये टैब तो नहीं, सारा काम टैब तो चलावांगे आगे देख। मतलब पूरी तैयारी। और आप लोगों की पूरी तैयारी है घर भेजने की, क्योंकि जब अध्यापक संघ की रोहतक के अंदर मीटिंग थी, हमें ज्ञापन दे रहे थे एमएलए को, बलराज कुंडू के पास गए, उसने बता दी थी यह बात। अडानी के साथ एमओयू हो चुका है शिक्षा विभाग का, और उसका अर्थ यूं है 24 में ये सत्ता में आ गए, सत्ता में आते ही पहला काम यूं करेंगे। और पहला तो न्यू कार देने हमें सरकार के जमाई। हाँ वो जमाई पड़ा तो हमारे साथी ड्राइंगर पीटीआई काट के जमाई तो हमें पाड़ के फेंक दिए साथियों। फिर उसका बाद क्या होना अपना न्यू कहूंगे अडानी का सौंपे पास यूं कौशल रोजगार है। मास्टर जी बहन जी इसमें काम करना तो कर ले, नहीं यूं रास्ता पड़ा। तो साथियों समझ जो पूरी तैयारी कर लो, ये चुनाव का साल है और सर्व कर्मचारी संघ की 28 की जो रैली है वो लड़ाई का आगाज है। 29 दिसंबर ने आपने कर दिया था, और ईब 28 तारीख तक हमें तो जत्था मरोड़ पूरी तैयारी में चल रही है। सर्व कर्मचारी संघ की टीम और आप लोगों का सहयोग उसमें। एक साल भी कौन 8-7 महीने रह रहे, गर्मी सर्दी छोड़ दो, सरपा मार लो मंडासा। और 2024 के चुनाव में इन्हें इनके औकात दिखा दो। बहन मुकेश ने एक बात कही थी उरे, अरे इंसान बन जो, इंसान को नहीं छोटे। हमें धर्म जाति में बट गए। बड़ा अफसोस होता है जब फेसबुक पर देखा नहीं, ये अंधभक्त मास्टर सत्ता गणे थे। कमाल की बात है, जो समाज को दिशा और दशा देने का काम, परिवर्तन लाने का काम, वो अंधभक्त बने बैठे हैं। लेकिन वो कहा बोले छोड़ तो जड़ेगा, मूसिया गायक हो जाएंगी, हमने तो लटकाने पड़ेंगे, देशद्रोह के मुकदमे भी सहन करने पड़ेंगे, लेकिन इनका जरूर कर देंगे, यह बता देना चाहता हूं मैं साथियों। यह काली शिक्षा नीति पढ़ लो, और ये खट्टर झूठा को नहीं करे 25 तक लागू करने की इसीलिए कह रहा है। MITC बनानी है, ताले लाने। और शिक्षा मंत्री ने टैब वाले मामले में संकेत भी कर दिया। काली शिक्षा नीति बिल्कुल हमारा तबाही का रास्ता है। कृषि के कानूनों के तहत जैसे अनाज को तिजोरी में बंद करना था, शिक्षा को तिजोरी में बंद करने की पूरी तैयारी कर ली। दोनों मकसद हुए हैं, रोजगारी न देने नहीं, मानते हो गए, शिक्षा ही न देनी नहीं। साथियों अगर बच्चे पढ़ लिख गए, रोजगार मांगेंगे देना नहीं। बच्चे पढ़ लिख गए, विचार पैदा होगा, और विचार पैदा होगा तो अपने जरूर खड़े होकर आवाज उठाओगे। इसलिए इन्हें तैयारी कर ली, सांप ने ना मारो, सांप की मां ना मार दो। इस शिक्षा को खत्म कर दो, ना तो कोई रोजगार मांगने वाला बचेगा और ना को तुम्हारे खिलाफ खड़ा होने वाला बचेगा। इसलिए शिक्षा को बर्बाद करने की पूरी तैयारी हो रही है। जब बहन मुकेश जी थोड़ी करड़ी ही बोल रही तो नरेश जी कह रहे थे, बोले इनका तो घीसा गला है इन बात है कि मुकेश जी ने यह कहा था क्यों बर्बाद करने लग रहे हो शिक्षा विभाग को, तो इनका तो बोला घी क्यों गला है। हाँ बढ़िया रिपोर्ट से, तो हमें जिस रास्ते पर चल रहे हो नहीं शिक्षा को बर्बाद करने के लिए, वह शिक्षा बर्बाद होने लग रही। यह सच्चाई है साथियों। इसलिए CID के साथी सुन रहे होंगे, हमने आज से परमानेंट भूख हड़ताल शुरू कर दी है। और सरकार का जो लगा बगा हो
बता देना इन अपने आकाओं को, जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे या तो हमें गलत साबित कर देना कि ये तुम्हारी मांग जायज नहीं है, हम उल्टे हट जाएंगे उस बात से, लेकिन उठ के नहीं जावांगे। किसान आंदोलन की तरह लगातार पड़ा हुआ हमारा जारी रहेगा साथियों। साथियों, दूर दूर जाना है साथियों ने, यहां से अपने व्हीकलों में, यहां से थोड़ा चल के बस स्टैंड आएगा, बस स्टैंड से लेफ्ट हैंड को डायरेक्ट वो है मिनी सेक्रेटरिएट, वहां अपन भूख हड़ताल शुरू करनी है। पलवल और फरीदाबाद के साथी जा सकते हैं, अभी उन्हें बहुत दूर जाना है, सिरसा वाले भी चलो जा सकते हैं। बाकी पूरे साथियों से मेरा अनुरोध है, वहां हमने माला पर आके इनकलाब का नारा बुलंद करते हुए अपने अपने घर में सुख शांति तक पहुंचे। और आगे की जो तैयारी है साथियों, ये जितने साथी उड़ा रहे हैं, एक एक साथी ये सोच ले 4 साथी और मन्ना तैयार करने हैं, चाहे युवा आंदोलन कितने दिन चलो, स्टेट आह्वान करे उससे पहले अपने कलरा ने न्यू करके प्रधान जी उस दिन मैं बैठूंगा, मेरी मतलब व्हाट्सएप पर लान ला दो कि मैं उस दिन मैं बैठूंगा, ताकि इन लोगों की नाक में दम अड़ा दिया। साथियों, आपसे ये आश्वासन देते हुए कि 26 तारीख को जाएंगे, पूरे चैलेंज के साथ चैलेंज करके आएंगे, कोई समझौता नहीं होगा जब तक मांगे पूरी नहीं होगी। लड़ेंगे, ना आपका सिर नीचा झुकने देंगे, ना कभी झुकने दिया था। इन्हीं शब्दों के साथ जय एकता, जय संघर्ष, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। और अभी समापन की घोषणा।